बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे और हफ्ते का आगाज़ है एक नई एनर्जी और एक नए जोश और जज्बे के साथ हफ्ते का आगाज़ करना चाहिए। आई नो मंडेज आर स्लो, कभी आप सुस्त महसूस करते हैं और वैसे ही वीकेंड के बाद तो दिल नहीं करता मंडे को उठने का, जाने का, कहीं कुछ करने का, लेकिन वो थोड़ा सा एक पुश चाहिए होता है कि हल्की सी आपने एनर्जी कहीं से पकड़नी है एंड देन यू थिंक कि अब मैंने एनर्जेटिक रहना ताकि मेरा पूरा हफ्ता अच्छा गुजरे। तो आई थिंक दैट्स माय टिप जो मैं करती हूँ हमेशा कि सुबह उठते साथ ही रियलाइज करती हूँ कि अच्छा हफ्ते का आगाज है, अगर मैं ये सुस्त करूंगी तो पूरा हफ्ता बड़ा स्लो चला जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ थोड़ी जल्दी भी पड़ी होती है सुबह उठने वालों को, क्योंकि पता है कि धुंध है आजकल और मुसलसल धुंध जो है वो बढ़ती ही जा रही है। पंजाब में, लाहौर में और गिरदोनमा के इलाकों में, सांगला हिल इस वक्त ट्रैफिक बुरी तरह मुतासर है और धुंध वहां पर शदीद उसके डेरे हैं। खारियां शहर और गिरदोनमा में भी धुंध बहुत ज्यादा है। शेखोपुरा, गुजरावाला और ये तमाम वो बेल्ट है जीटी रोड और मोटरवेज की साइड पे जहां पर धुंध के डेरे हैं और हद निगाह मुतासर होने के बायस मुख्तलिफ सड़कों को, मुख्तलिफ शहराओं को बंद किया गया है ट्रैफिक में। और धुंध में खास तौर पर सिर्फ ये कहा जाता है कि आपने SOPs को फॉलो करना है, ओवर स्पीड नहीं करनी, स्लो अपने मूव करना है, ओवरटेक नहीं करना। येलो लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी हो जाता है और अगर आपके पास येलो लाइट्स नहीं है तो डबल इंडिकेटर्स ऑन जरूर रखें, अपनी लेन में रहें, बार बार लेन और लाइन तब्दील ना करें वरना हादसा पेश आ सकता है। और इसी धुंध के बायस रेलवे स्टेशन में तमाम रेलवेज का निज़ाम भी मुतासर हुआ है। ट्रेन की आमदोरफ्त जो है वो मुतासर हुई है और वहीं पर एयरपोर्ट पर जो है वो फ्लाइट स्केड्यूल भी मुतासर हुआ है। इस वक्त आप मनाजर देख रहे हैं लाहौर शहर के, जहां पर इस वक्त धुंध के डेरे हैं और 9 बज चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो धुंध गायब नहीं हुई है। धुंध अभी भी मौजूद है। एक फ्रेम में मैं आपको गायब नजर आई क्योंकि मैं यहाँ खड़ी थी। तो फिलहाल हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ और देखते हैं ओवर द वीकेंड पॉलिटिकल सिनेरियो क्या रहा, किस तरीके से सेनेट इंतखाबात की तैयारियां चल रही हैं और इसके साथ साथ PDM क्या प्लान कर रही है, कुछ उम्मीदवार भी सामने आए हैं। इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे टॉप स्टोरीज के बाद। सेनेट इलेक्शन कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। इलेक्शन 3 मार्च को होंगे। शेख रशीद ने कहा ओपन या खुफिया बैलेट में फर्क नहीं पड़ता, बिकाऊ माल बिक जाता है। PDM की सरबराह मौलाना फजल रहमान ने तमाम पार्टियों को लॉन्ग मार्च की तैयारियां तेज करने की हिदायत कर दी। लॉन्ग मार्च के पेश नजर 23 फरवरी को सरगोदा और 27 फरवरी को हसदार में होने वाला मुजाहरा मंसूख कर दिया गया। कल से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। हतमी फैसला आज होगा। गुज़श्ता हफ्ते बिजली की कीमतों में 3 बार इजाफा हो चुका है। शहर कायद के महकमा फायर ब्रिगेड को 24 साल के तवील वक्फे के बाद जदीद तरीन फायर टेंडर्स मिल गए। असद उमर ने कहा कराची को जायज हक देने के लिए विफाक अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर काम कर रहा है। और 16वें चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली 2021 का टाइटल साहबजादा मोहम्मद अली सुल्तान ने अपने नाम कर लिया। दिफाई चैंपियन मीर नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर हैं। जाफर मक्सी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज और बाकायदा आगाज करेंगे आज के शो का। तो सबसे पहले हम मोटरवेज का रुख कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से शहरा को धुंध के बायस बंद किया गया है, ताकि अगर आप लोगों ने सफर करना है तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंच जाए। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं मोटरवेज टोल प्लाजा पर। अस्सलाम वालेकुम वकास। जी वालेकुम सलाम। वकास क्या सूरत हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से पहुंच भी गई। और अंदरून शहर में लाहौर में तो खास तौर पर धुंध है ही, लेकिन मोटरवेज की सूरत हाल क्या है, अपडेट कीजिएगा। मोटरवे की सूरत हाल ये है कि जैसे आपने खुद कहा कि अंदरून लाहौर में बहुत ज़्यादा धुंध है, तो जो ओपन एरियाज़ है वहाँ पे तो विजिबिलिटी तकरीबन 100 मीटर तक है। और मोटरवे को लाहौर से इस्लामाबाद के लिए, मुल्तान के लिए बंद किए हुए 9 घंटे गुजर चुके हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल है आप देख सकती हैं कि कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे कि आइंदा 1-2 घंटे में ये मोटरवे खुल जाएगी। और मोटरवे पुलिस का भी यही कहना है कि जैसे विजिबिलिटी बेहतर होगी, विजिबिलिटी एटलीस्ट उस हद तक पहुँच जाए कि जब गाड़ियों को अगर कॉन्वे की शक्ल में भी गुजारा जाए तो हादसा के जो इम्कान है वो कम हों, तब खोला जाएगा। लेकिन अगर हम सीमल देखें गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से, तो मोटरवे सुबह आज जो 10-11 बजे के बाद इस काबिल होते हैं वहाँ विजिबिलिटी के मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोला जाता है। और अभी भी सूरत हाल इस तरह से लग रही है कि जो गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से धुंध का सिलसिला जारी है लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में, तो उसमें आज शायद सबसे ज़्यादा धुंध है, क्योंकि अभी तक 9:30 बज चुके हैं लेकिन अभी तक जो विजिबिलिटी है उसमें बेहतरी होती नज़र नहीं आ रही, बल्कि
फॉग जो है उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप मोटरवे के ज़रिए सफ़र करना चाहते हैं इस्लामाबाद के लिए या फिर मुल्तान के लिए, तो आपको मज़ीद 2 से 3 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ सकता है, वो भी इसी सूरत में कि अगर सूरज थोड़ा सा निकल आता है और विजिबिलिटी बेहतर हो जाती है। लेकिन जिस तरह का सूरत हाल बनी हुई है, नहीं लगता ऐसा कि 12 बजे से कबल मोटरवे खुल पाएगी। आपने कहा ये सीजन की सबसे इंटेंस और डेंस फोग जो है वो नजर आ रही है इस वक्त मोटरवेज पर, और अभी भी टाइम लगेगा मोटरवेज को खोलने में। और वकास अभी 9:10 हुए हैं, 9:30 होने में टाइम है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो इंटेंसिटी वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती जा रही है। थैंक यू सो मच वकास फॉर बीइंग विद अस। और आप हमें अपडेट कर रहे थे मोटरवेज की सूरत हाल के हवाले से। तो अगर आपने करना ही है और बहुत जरूरी है ट्रेवल करना, तो मोटरवेज को अवॉइड कीजिए। आप लेट हो सकते हैं या स्टक हो सकते हैं ट्रैफिक में। जीटी रोड का इस्तेमाल कीजिए या ऑल्टरनेट रास्तों को, और अगर जरूरी नहीं है तो थोड़ा सब्र कर लीजिए, ये धुंध का मौसम खत्म हो जाए फिर ट्रैवल कीजिएगा। इसी के साथ जरा हम देखते हैं पॉलिटिकल सिनेरियोज के ऊपर कि सब्र करने का मशवरा तो आवाम को दिया जाता ही है, और कहा ही जाता है कि हर चीज में हालात बेहतर होने में आवाम सब्र करे, थोड़ा सा हौसला रखे। लेकिन ये सब्र जो है वो आ नहीं पा रहा, वो चाहे महंगाई के ग्राफ के हवाले से हो, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज के ग्राफ के हवाले से हो। ऐसा लगता है सियासतदान अपने तमाम इशूज और स्कैंडल्स में इतना मसरूफ हो गए, और मैं सियासतदान कह रही हूँ, मैं हुकूमत नहीं कह रही, कि अवाम के मसाइल उन्हें नजर नहीं आ रहे। वो चाहे पीडीएम का प्लेटफॉर्म हो, वो चाहे हुकूमती प्लेटफॉर्म हो, सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। अवाम को मायूस करने में पीटीएम शायद उस तरह से अवाम का बयानिया नरेट नहीं कर पा रही है, उठा नहीं पा रही है, क्योंकि जब भी उनका कोई जलसा होता है, बात होती है, जैसे डस्का में कल जलसा हुआ, तो हुकूमत को तनकीद का निशाना तो बनाया जाता है, लेकिन जब सजेशंस की बात आती है, पार्लियामेंट की बात आती है, अवाम के लिए लेजिस्लेशन की बात आती है, तो यही वो नुमाइंदे हैं, या तो प्रोटेस्ट करते हैं या वॉकआउट कर जाते हैं और अपनी इनपुट नहीं दे पाते हैं। कल ऐसा ही हुआ जी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज मौजूद थी डस्का में, जहां पर हल्का NA 175 में ज़िमनी इंतखाब का इंतखाबी जलसा था, और हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना तो बनाया ही। अवाम के मसाइल को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन वही बात कि जब प्लेटफॉर्म पर बात होती है तो वहां सामने नहीं आया जाता। उसी के साथ साथ सेनेट की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी जारी हैं, कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है वो अब स्केड्यूल भी जारी किया जा रहा है। तो इस तमाम सिनेरियो पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। सीमल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में बुलाया। गुड मॉर्निंग सर। सिनेरियोज वही हैं, गुड मॉर्निंग तो हो गई, नया हफ्ता भी शुरू हो गया, लेकिन सूरत हाल वैसे के वैसे ही और उसी तरह से चल रही है। ना ही सेनेट में ओपन और सीक्रेट बैलेट का मामला हल हो सका, ना ही आवाम की सुनवाई हो सकी। महंगाई का ग्राफ ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही हैं, कागजात नामजदगी भी जमा हो रहे हैं, जलसे भी हो रहे हैं, हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। ये आपकी बात सही है कि देखिए आज 15 तारीख है और सब लोगों ने अपनी फिंगर्स क्रॉस की कि देखें कि आज फिर क्या पेट्रोल की कीमतों में कितना इजाफा होता है जी। और ये ग़ालिबन चौथी या पांचवी इंक्रीज होगी, स्ट्रेट इंक्रीज जो आ रही है यके बाद दीगरे। और यकीनन अवाम में मायूसी तो है, पीपल आर अपसेट कि गैस की कीमतें बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। और यही वजह कि आपने देखा है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो फिक्स्ड इनकम लोग हैं, लो इनकम जिनकी है, वो फिर फाइनली मजबूर हो गए, वो सड़कों पर निकल आए। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को ये बात सोचनी चाहिए कि पीडीएम जो है उनके पास फिर ठीक है, वो इस वक्त अपने इलेक्शन कैंपेन में बिजी हैं, वो सेनेट इलेक्शन में बिजी हैं, लेकिन फिर आगे एक लॉन्ग मार्च भी आने वाला है। तो ये ना हो कि फिर जो हम हमेशा कहते हैं कि जी आम लोग जो हैं वो तो पीडीएम के साथ उस तरह नहीं निकल रहे हैं, जिस तरह हमने लाहौर के जलसे में देखा था जब मरीम नवाज साहब ने कहा कि आर या पार होगा, लेकिन आर या पार नहीं हुआ वहां पे, ठीक है ना। लेकिन अगर इस तरह कीमतें बढ़ती रहीं ये 3 मेजर आइटम्स की, तो फिर आप देखेंगे जो लोगों की डेली लाइफ को फिर अफेक्ट करती हैं। तो फिर पीडीएम का जब लॉन्ग मार्च होगा 26 मार्च को ऑनवर्ड्स, चाहे बेशक 20 दिन के बाद वो रमजान आ रहा है, उसमें हालात बदल जाते हैं पाकिस्तान में, तो फिर लोग ये ना हो कि लोग बाहर निकल आए उनके साथ और गवर्नमेंट के लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए अगर आम लोग भी पीडीएम के साथ लॉन्ग मार्च में बाहर आ जाएं। दूसरी चीज ये है कि मरीम नवाज साहबा को मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि उन्होंने देखें कुछ वो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर रही है, उनको ये नहीं करना चाहिए। जब DGIS पर आपने कह दिया कि जनाब कोई बैक चैनल नहीं हो रहा, अगर कोई है तो फिर हमें बता दे, सबूत दे दे, तो मरीम नवाज साहबा फिर उस चीज को कहें और उनको एक किस्म की झुटलाने की कोशिश करें DGISPR को कि नहीं जी उनको शायद पता नहीं है, और क्योंकि बैक चैनल होता है तो एट हाई लेवल होता है
ये मैसेजेस वगैरह, ये जी तमाम जी चीजें। मेरा ख्याल है कि देखें, DGISPR ने ये भी बात की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जनाब अगर किसी के पास प्रूफ है तो प्रूफ दें। बिल्कुल बिल्कुल, अब उन्होंने मैं वाज़ेह इससे तौर पर सर ये कहा था, ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने कहा था कि जी बैकडोर राब्तों का जो बार बार जिक्र किया जा रहा है, सबूत हैं तो सामने लेकर आएं और हमें बताएं कि किसने राब्ता किया है। उसके बावजूद जी बहुत से एनालिस्ट ने ये कहा कि कुछ भी PDM का जलसा होता है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे वो बात करते हैं तो उन्हें खुलकर फिर बात करनी चाहिए ना, ले नाम। अब तो ISPR भी कह रही है, DGISPR साहब ने कहा कि जी, जी ले नाम, फिर नाम क्यों नहीं लिया जाता, फिर वही सेंटेंस रिपीट कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि वो फिर एक किस्म का प्रोवोक कर रही है फौज को। फौज ने क्लियरली कह दिया थ्रू द DGISPR, जो उनके ऑफिशियल स्पोक्समैन है, कि हमें आप सियासत में मत घसीटें, हमें आप ड्रैग ना करें बट पॉलिटिक्स में। प्रोवोकिंग फॉर व्हाट सर? कोई सबूत क्यों हो, कोई आप बेसलेस बात के ऊपर आप कैसे प्रोवोक कर सकते हैं? या तो अगर आपके पास सबूत है तो आप सच बोलें और नाम भी लें। देखिए, मैं जी, मेरी गुजारिश एक ये सुन ले, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, जब जनरल राहील शरीफ के वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तो डॉन लीग्स में उस वक्त कहा जाता था, और ये बात बड़े, मैं अपना उससे कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, और ये खबर तो बहुत क्लियर थी कि मरीम नवाज साहबा का प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो उन्होंने मीडिया सेल बनाया था, एक उसमें उनका खास रोल था डॉन लीग्स में। लेकिन उस वक्त के आर्मी चीफ ने, ये बड़ा कहा जाता है वसूख से, कि उन्होंने कहा था कि जनाब ये बच्ची हैं, अभी ये बड़ी हो रही हैं, सीख रही हैं, गलती अगर होगी तो कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मरीम नवाज साहबा को जेब नहीं देता है कि वो एक खामखा नई कंट्रोवर्सी, नई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करें, और फिर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई ऐसा, जबकि हम देख रहे हैं कि फौज कह रही है कि जनाब हमें आप इन तमाम मामला से दूर रखें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, मरीम नवाज साहबा को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि देखें, बेसिकली इस वक्त अगर उनकी कानूनी हैसियत देखी जाए तो वो कन्विक्टेड है, और नंबर 2 ये कि वो अलग बात है कि उनकी जो सेंटेंस है वो सस्पेंड हुई है और वो बेल पे है, और वो आके जब इस किस्म की कंट्रोवर्सीज और जारहाना किस्म की बातें करेंगे जो कि मुनासिब नहीं है, तो मुझे आप ये बताएं कि क्या ये अच्छा मैसेज जा रहा है पाकिस्तान के अवाम में? अच्छा, और दूसरी बात ये है कि बात की है उनको ने ये बैक चैनल मैसेजेस की। भाई, अब तो साबित हो गया कि मोहतरम जुबैर साहब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, कि वो उनको इन्होंने भेजा था आर्मी चीफ के पास ये बातचीत करने के लिए, कोई रिलीफ मिल जाए, कोई फेवर मिल जाए, वगैरह वगैरह, और वो तमाम चीजें पब्लिक में होगी। वो अलग बात है कि इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस, जो मैंने अखबार में पढ़ा है कि जुबैर साहब फिर उधर पहुंच गए इस्लामाबाद क्लब में, जहां आर्मी चीफ साहब भी ब्रंच के लिए गए थे आज से चंद हफ्ते पहले। मेरा कहने का पॉइंट ये है कि देखें, जब आप खुद अप्रोच करते हैं टॉप मिलिट्री लीडरशिप को, और इंटरमीडिएट्स के थ्रू इन बिटवीन जो लोग होते हैं उनको भेजते हैं मैसेजेस के साथ, तो ये चीजें छुपी नहीं रहती हैं। क्या अंदर खाने आप बात और करें, और बाहर जो है लोगों को आप जो है वो और चीजें कहें। ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि अगर आपके पास सबूत नहीं है या अगर आप नाम नहीं ले सकते तो नई कंट्रोवर्सी खड़ी करने की जरूरत नहीं है, खास तौर पर जब दोनों तरफ से ये कहा जा रहा हो कि हमें, खास तौर पर फौज जब ये खुद आकर कह देती है कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, तो इट्स सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज से, वो चाहे गवर्नमेंट है चाहे ऑपोजिशन है। ब्रिगेडियर साहब, वहीं पर मैं आपसे सेनेट इलेक्शन के ऊपर भी कॉमेंट लेना चाहूंगी। सेनेट इलेक्शन की बाज़गश है वो अब बहुत ज्यादा जोर से सुनाई दे रही है, क्योंकि 3 मार्च ज्यादा दूर नहीं है, कागजात नामजदगी भी जमा कराए जा रहे हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज निकल रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद अरकान के हवाले से, और बड़ी खबरें आ रही हैं कि फलां केस में फलां मेंबर जो है वो मुलव्वस है। इवन PTI के अंदर से लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि इनको क्यों टिकट दे दी, इनके ऊपर तो ये स्कैंडल्स हैं, मैं नाम नहीं ले रही, देयर इज अ डिटेल अबाउट इट। उस पर आप क्या कहेंगे? कि आपको लगता है कि फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट देने में सोचा नहीं और जारी कर दिए बस टिकट? नहीं, उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि उनके चेहरे जो उन्होंने जिनको टिकट दिए 2-3 के अलावा, वो ज़्यादातर उनके वो लोग हैं जो पार्टी में बड़ा प्रेशर था कि नजरियाती लोग जो हैं, जो लॉयलिस्ट हैं PTI के, जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ी सर्विसेज रेंडर की है, तो मैं देख रहा हूँ कि उन लोगों को भी दिया गया है। अब देखें, मैं नाम ले लेता हूँ, मुझे खुद इस बात पे तशवीश है कि अपने ये वाडा साहब जो है, जो अभी इस वक्त सिटिंग MNA है, उनका तो इलेक्शन कमीशन के अंदर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो एफिडेविट वाले जो है, ड्यूल नेशनलिटी और ये तमाम चीजों के केसेस चल रहे हैं। अब आप उनको जनाब एज अ सेनेटर बना देते हैं, तो मैं तो आज सुबह भी पढ़ा था कि लेटेस्ट खबर के उस पर तो क्या लीगल ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि अगर वो सेनेटर बन भी जाते हैं तो फिर क्या उनके वो केसेस खत्म हो जाएंगे? क्या वो आप रियासत उनको नजरअंदाज कर लेगी? मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये यकीनन कंट्रोवर्शियल जो है फैसला है।
फिर लोग ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह केपी से कोई एक जो ऐसी शख्सियत है जिनका बहुत बड़ा टोबैको इंडस्ट्री में बिजनेस है, ये है वो है, सलीम। और जी ये एग्जैक्टली दिस इज द फैसल सलीम, तो यहाँ इनके पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि इस सेनेट में एक तरफ वी सी द क्लास ऑफ डॉक्टर सानिया निश्तर, क्या कमाल की कैंडिडेट है जिनको पीटीआई ने ये अपना सेनेट के लिए उनको दिया है टिकट। यकीनन पूरे पाकिस्तान ने इसकी पजीराई की और कि ये बड़ा अच्छा फैसला है। और दूसरी तरफ हमारे मोहतरम यूसुफ गिलानी साहब, हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर, और मैं, और बहुत ही एक अच्छे नफीस शख्स है, लेकिन उनकी भी कंट्रोवर्सीज है सामने, उन पे भी कितनी एफआईआर है एफआईए की, और फिर वो नेकलेस वाला मामला। तो देखें ये दोनों हमें ये चीजें नजर आती हैं। फिर कल मैं हैरान रह गया, शाम को आपने अभी दोबारा बात कर लूं, मरीम नवाज साहब, जाहिर बात है, देखें जी अगर आपने अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी वो दिखानी है तो ये कब्जा ग्रुप, इन लोगों से जो लोगों के ज़हन में ये सारा है, उनके पैलेसेस गिराए गए, खोकर फैमिली, उनसे आप दूर रहें, क्योंकि फिर अच्छा मैसेज नहीं जाता अवाम में। वो मैं देख रहा हूँ कि उनको एज ए कवरिंग कैंडिडेट या एज ए टिकट उनको भी सैफुल मुल्क खोकर साहब जो है उनको भी सामने लाया गया। हालांकि जुबैर साहब इतने जेंटलमैन गुड आदमी हैं, मैं कहता हूँ पाए के सियासतदान हैं, बड़ा अच्छा इमेज है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जुबैर साहब जो है वो भी आएंगे, उनको टिकट दिया जाएगा, वो डिजर्व करते हैं, लेकिन पता नहीं उनको इन्होंने क्यों छोड़ दिया। तो देखें पीपल पार्टी में सेटबैक है, मैं समझता हूँ रहमान मलिक साहब के लिए। रहमान मलिक साहब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जिससे उनका नाम आएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा ये तो तमाम पार्टीज में हुआ ही जी ब्रिगेडियर साहब, ये तो तमाम पार्टीज में हुआ ही कि एक्सपेक्टेशंस कुछ कैंडिडेट्स की फॉर श्योर थी, लेकिन वो नाम सामने नहीं आ सके। अब ये कहिएगा सेनेट इंतखाबात में गवर्नमेंट के लिए कहा जा रहा है कि पहली दफा होने जा रहा है कि गवर्नमेंट परेशान है कि पता नहीं उनके सेनेटर्स जो हैं वो मुंतखब हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, क्योंकि अब सीक्रेट बैलेट वाला इशू तो मुझे लग रहा है बैक एंड पे जाना है। तो कंक्लूडिंग लाइन कहिएगा कि सेनेट इंतखाबात में आप फोर्सी क्या कर रहे हैं, कि गवर्नमेंट के लिए वाकई मुश्किल है? देखिए क्विकली, अभी सबकी नजरें हैं चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। उनका मैं बता रहा हूँ फैसला आना है, वो क्या एडवाइस देते हैं। मेरे लिए वो जो है दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल, एंड आई एम श्योर कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 3 माह से पहले फैसला आएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये बात सही है कि पीटीआई के अंदर देखें, आपको पता है हमेशा से हम देखते आए ग्रुपिंग्स बहुत हैं पीटीआई में। कभी कोई साउथ पंजाब ग्रुप है, अभी लोग जहांगीर तरीन साहब का नाम ले रहे हैं कि जनाब जहांगीर साहब अभी एक्टिव होंगे, और जो उनके साथ हुआ अपना जो ह्यूमिलिएशन वो समझते हैं कि उनके साथ की गई ये शुगर स्कैंडल में, तो जहांगीर तरीन साहब जो है साउथ पंजाब के एमपीएस और एमएनएस को वो आगे पीछे करने में उनकी काबिलियत और महारत हो सकती है। तो अगर वो मैदान में आते हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं विद इन द पीटीआई जो है, अगर कुछ लोग जो के विद इन द पीटीआई लोग खुश नहीं है, तो फिर वहां पे फिर जहांगीर तरीन साहब और ऐसे जो वेस्टेड ग्रुप्स हैं, साहब इनडायरेक्टली आप क्या कह रहे हैं ये समझ आ रही है, लेकिन अब देखना ये है कि 3 मार्च को असल में होता क्या है और कौन किसको वोट डालता है, वो ओपन हो या सीक्रेट हो। क्योंकि कल शेख रशीद ने तो कह दिया बिकाऊ माल बिकाऊ होता है, ओपन करा लें सीक्रेट करा लें, जिसने बिकना है उसने बिक जाना है। तो खरीदना किसने है ये आपने हमें इशारा दे दिया है। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया आपका। आप जी 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 पाकिस्तान की पॉलिटिकल कल्चर में ये सेल परचेज और ये जोड़ तोड़ और ये तमाम हॉर्स ट्रेडिंग, ये हमारे पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा, आप इसको टोटली खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, लेकिन एथिकल ग्राउंड्स पर ये टोटली खत्म होना चाहिए और इसकी गुंजाइश नहीं है। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इसी के साथ मुझे एक लाइन याद आ रही है, और वो लाइन ये याद आ रही है कि ये मैं हूँ, ये मेरी कॉफी है और मैं शो कर रही हूँ। ये मीम पुरानी नहीं हो रही है जी, और मजा आ रहा है हर चीज में, हर शुगल में, ऑन सोशल मीडिया, ऑनलाइन, हर जगह पर लोग जो है वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। एंड शी इज सच अ प्रिटी गर्ल, शी इज ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर एंड ब्लॉगर, दनानी उनका नाम है, और अब वो भी इन मीम्स को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही हैं। और इसकी बात जब हमने बात की थी कि सेलिब्रिटीज तो कर ही रहे हैं और इसको इंजॉय कर रहे हैं, वहीं पर कल T20 सीरीज जीतने के बाद हमारे प्लेयर्स ने भी कॉपी किया और हसन अली वो वीडियो बना रहे थे, और क्या जबरदस्त मजे की वो वीडियो है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी कार है, ये हम है, और ये हमारी ख्वारी हो रही है। हमारी टास्क लिस्ट है, ये हमारी टीम है, और ये हद हरामी हो रही है। ये हमारी कार है। अच्छा जी, हसन अली वाली वीडियो अभी हमारे पास इस वक्त उस तरह से अवेलेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़े मजे से कहा कि ये मैं हूँ, ये मेरी टीम है, ये दिस इज द वीडियो आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो हम ये दिखाते हैं आपको। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरी टीम है, और हम सीरीज जीत के हम पहाड़ी कर रहे हैं।
ये मैं हूँ। Such a cute style. I want to hear this again. मैं कल रात से इतनी दफा सुन चुकी हूँ, मुझे इतना मजा आ रहा है ना the way he's saying इसकी हम पहाड़ी खड़े हैं, तो जरा दोबारा एक दफा सुनवा दें। ये मैं हूँ, ये मेरी टीम है और हम सीरीज जीत के हम पहाड़ी कर रहे हैं। चलें जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम, क्योंकि 100 T20s जीतने वाली पाकिस्तानी पहली क्रिकेट टीम बन गई है कि हमने 100 इंटरनेशनल T20s जीते हैं और ज़बरदस्त परफॉर्म किया। इस पर भी हम बात करेंगे और भी बहुत कुछ शामिल करेंगे शो में। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और T20 सीरीज जीतने के बाद हमारी टीम जो है वो तो काफ़ी खुश हो गई है। और देखिए, मैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए फिर से ग्रीन पहनकर बैठी हूँ। वैसे ये इत्तफाकिया हुआ था, आज मैंने सोचा नहीं था, लेकिन इसके अलावा कल मैच देखकर मुझे बड़ा मज़ा आया। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही जी हमारी टीम की। थोड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, ये हम नहीं कहते कि मुश्किल हो गया था, हम जीत गए। 2-1 की ये सीरीज़ हमने जो है वो अपने नाम कर ली और टेस्ट सीरीज़ भी जीत ली, जिससे डेफिनेटली पाकिस्तान को फ़ायदा तो हुआ है ही, लेकिन इसके साथ साथ 100 इंटरनेशनल T20 मैचेस जीतने वाली पहली टीम बन गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद होंगे। उनसे जान लेते हैं कि हमारे पूरे इस टीम कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीज़ें हमारे फ़ायदे में रही, क्या क्या चीज़ें हमारे फ़ायदे में नहीं रही। मोहम्मद रिजवान, व्हाट अ ग्रेट क्रिकेटर ही इज़ अभी तक की परफॉर्मेंस में, और माशाल्लाह कहूँगी मैं, नज़र ना लग जाए। टेस्ट में भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था और T20 में भी बड़ा अच्छा वो खेले। मोहम्मद नवाज़ ने अपनी स्पिनिंग के ज़रिए अपनी बॉल जो फेंकी उसमें तो उन्होंने ज़बरदस्त कमाल किया ही, लेकिन एंड पर वो जो टिक कर खेल रहे थे, ही वाज द लास्ट बैट्समैन जो उस वक्त क्रीज पर थे और उन्होंने आखिरी जो स्कोर्स चल रहे थे उसकी पार्टनरशिप में वो भी थे, तो उनका बड़ा ज़बरदस्त रोल रहा। बाबर आजम की तारीफ हो रही थी जी एज ए कैप्टन, क्योंकि टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकी। तो हमारे साथ मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। वालेकुम अस्सलाम सीमा। गुड मॉर्निंग। आपको भी सुबह बखैर। कंग्रेचुलेशंस जी, T20 सीरीज जो है वो हमने अपने नाम कर ली और 100 इंटरनेशनल T20 खेलने वाली भी पहली टीम हो गई। तो अच्छी एक खबर जो है वो इसी सीरीज के जीतने के बाद ये भी सामने आ गई। यकीनन पाकिस्तान ने जब सीमल पहला T20 इंटरनेशनल मैच 2006 में अगस्त 2006 में इंग्लैंड में खेला था, तो मैं वहाँ मौजूद था ब्रिस्टल में इंग्लैंड के खिलाफ। और उसके बाद से लेकर अब आप देखें कि 2006 से अब 2021 आ गया है, तकरीबन 15 बरस होने को आए हैं। तो पाकिस्तान की ये 100वीं फतह यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ता निगाह से एक बड़ी अहम फतह है। अगरचे कि जनूबी अफ्रीका की टीम ने हमें टफ टाइम दिया, हम सब तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान बासानी ये सीरीज जीत जाएगा, लेकिन जिस तरीके से जनूबी अफ्रीका ने परफॉर्म किया कि पहले मैच में बड़ी मुश्किल से हम 3 रन से जीते, दूसरा मैच बासानी जनूबी अफ्रीका जीत गया और तीसरे मैच में भी एक लम्हे पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो बासानी जीत जाएगा, लेकिन उन्होंने फाइट बैक किया। तो यकीनन बड़ी एक खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि 100 मैचेस हम जीत चुके हैं। बड़ी खुशाइन बात है। अच्छा जी, कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें मेरे साथ, तो कौन से कॉम्बिनेशंस हमारे हक में रहे, कहाँ हम गलत हो गए? जैसे दूसरा मैच जो हम हारे, वहां पर क्या गलतियां थी, आपने क्या नोटिस किया? अगर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन ये दुरुस्त तरीके से नहीं बना पाए। हालांकि मिसबाह-उल हक के लिए बहुत सारे ऑप्शन थे, 20 खिलाड़ी थे, उनमें से उन्होंने सेलेक्ट करने थे। तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पसंद नापसंद का अंसर जो था वो बिल्कुल इन्वॉल्व रहा है। आप देखें कि जिस तरीके से इन्होंने टीम बनाई, जाहिद महमूद को आखिरी मैच में चांस दिया और उसने जो है 3 विकेटें ले ली। फिर एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है दानिश अजीज, उसको लेकर आप न्यूजीलैंड गए पाकिस्तान ए के साथ, लेकिन उसे कोई मैच नहीं खिलाया। इसी तरीके से फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को कोई मौका नहीं दिया गया। शाहीन आफरीदी को आप मुसलसल खिलाए जा रहे हैं। 750 ओवर शाहीन आफरीदी जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में आए कर चुके, इतने एग्जॉस्टेड हो गए। तो उसके अलावा आपने दोनों ऑलराउंडर्स को बिठाए रखा, अम्माद भट्ट को और उनके साथ साथ आमिर यामीन को। हमें अगर होम सीरीज में आप किसी को चांस नहीं देंगे तो फिर कब चांस देंगे? अब हमारी अगली सीरीज साउथ अफ्रीका में, वहाँ बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट विकेट होंगी, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। मेरे ख्याल में आपने जो कॉम्बिनेशन की बात की सीमल, हमारा कॉम्बिनेशन प्रॉपर तरीके से प्लेयर्स को यूटिलाइज नहीं कर सके हम। बिल्कुल सही, लेकिन मिर्जा साहब यही फिर हम लोग है ना जब तनकीद करते हैं कि न्यू प्लेयर्स को रख लिया। अभी टेस्ट सीरीज में देखिए जिस तरह से टीम सिलेक्शन हुई है, T20 में भी बहुत से ऐसे नए नाम थे जिन्होंने पहले नहीं खेला हुआ था, लेकिन वो परफॉर्म
कर सके, चल सके, और हम वो वाली टेस्ट सीरीज भी जीत गए। अब T20 में भी कुछ ऐसे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जिन्होंने डोमेस्टिकली तो बहुत अच्छा खेला, लेकिन अब वो इंटरनेशनल में भी प्रूव कर रहे हैं, जिसकी बड़ी मिसाल मोहम्मद रिजवान है। तो फिर पीसीबी तो ये भी कहेगा कि हम तो चांसेस दे रहे हैं और अपनी कैटेगरीज को मद्देनजर रखते हुए चांसेस दे रहे हैं। देखिए, क्रिकेट में कॉम्बिनेशन बड़ा काउंट होता है, यानी कि आप सीनियर्स और जूनियर्स को साथ लेकर चलें। और दुनिया भर में यही होता है कि अगर आप जूनियर क्रिकेटर्स को चेक करना चाहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, तो उन्हें आप होम सीरीज में मौका दें। होम सीरीज आइडियल होती है कि वहां पर कोई प्रेशर नहीं होता जूनियर क्रिकेटर पर कि वो अच्छा परफॉर्म करे। अब हमारा ये सेटबैक है कि हम बजाय होम सीरीज में खेलने के जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, वहां मौका देते हैं प्लेयर्स को, वहां वो फेल हो जाते हैं। अब्दुल्ला शफीक की मिसाल हमारे सामने। अब्दुल्ला शफीक न्यूजीलैंड में फ्लॉप हो गया, अब बिल्कुल उसको भुला दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कॉम्बिनेशन आपका बनना चाहिए। अब जैसे आपने जाहिद महमूद को चांस दिया, उसने परफॉर्म किया, तो आपको कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। आजमाए हुए घोड़ों को आप मुसलसल आजमाते रहेंगे, रेस में दौड़ाते रहेंगे, तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। आपको चाहिए कि बैकअप टैलेंट तैयार करें। लेकिन फिर हम ही शिकायत करते हैं कि मोहम्मद हफीज को स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया। देखिए सीमल, मैंने फिर भी पहले भी कहा कि यूथ और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन होती है टीम। मोहम्मद हफीज नहीं थे, आप देखें बैटिंग लाइनअप आपकी बिखरी बिखरी नजर आई। अगर मोहम्मद रिजवान रन न करते तीनों T20 में तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तजुर्बाकार खिलाड़ियों की शमूलियत इसलिए जरूरी है कि इस साल भारत में वर्ल्ड T20 हो रहा है, और उसमें मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक, मैं समझता हूँ ये दोनों उसके लिए बड़े कारआमद साबित होंगे। तजुर्बे के साथ साथ आप यंगस्टर्स को भी आजमाएं, लेकिन तजुर्बाकार को एकदम से आप दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे कमजोर टीम समझ करके। साउथ अफ्रीका टीम कमजोर है और हफीज ने जो है वो पीसीबी के अहकामात पर अमल नहीं किया, तो ये सरासर ज्यादती होगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मिर्जा साहब, और ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आप कॉम्बिनेशन समझें और उसी के अकॉर्डिंगली डिसाइड करें। अभी पीएसएल का फ़ायदा होगा हमारे प्लेयर्स को T20 की तैयारी के लिए, क्योंकि पीएसएल मैचेस जो हैं उसमें यंग लोग भी होंगे, जूनियर्स भी होंगे, शायद जिनको मौका मिलेगा खेलने का। तो क्या आपको लगता है जिस T20 का जिक्र किया आपने, वर्ल्ड कप होने जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ और प्लेयर्स और कुछ और चेहरे भी नजर आएंगे अपनी टीम के लिए? सीमल, T20 जब 2016 में शुरू हुई तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये पीएसएल जो है पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड बन जाएगी। नजम सेठी साहब को क्रेडिट जाता है। अब जब ब्रांड बन गई है, अब और बेशुमार प्लेयर्स जो है पीएसएल से सामने आए। हसन अली पीएसएल से, शादाब खान पीएसएल से सामने आए, फहीम अशरफ ने पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया। तो ये सारे लड़के जो आए हैं, तो अब मैं समझता हूँ कि क्योंकि टेलीविजन पर सारे मैचेस आते हैं, तो उनके लिए मौका है प्लेयर्स के लिए कि वो परफॉर्म करें, और यंगस्टर्स के लिए भी ये सीमल एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे पीएसएल में। तो न सिर्फ सेलेक्टर्स की नजरों में आएंगे, बल्कि शायकीन क्रिकेट भी जब टीवी पे उन्हें देखते हैं तो वो उनसे और इम्प्रेस होते हैं, और फिर उनकी एक लॉबी बनती है। तो मैं समझता हूँ पीएसएल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए कि वो परफॉर्मेंस करें और परफॉर्मेंस करके फिर पाकिस्तानी टीम तक रसाई हासिल करें। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने एक बात की कि पीएसएल ब्रांड बन चुका है पाकिस्तान का, और डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी टीम के लिए कि प्लेयर्स के लिए कि वो किस तरह से अपनी जगह बना सकते हैं। और सेलेक्टर्स का लफ्ज़ आपने यूज़ किया कि उनकी नज़र में आ सकते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जितने चौके छक्के आप लगाएंगे, जितनी विकेटें आप लेंगे और अपने परफॉर्मेंस से अपने आप को साबित करेंगे, उतना ही आप न सिर्फ अपना नाम बना लेंगे बल्कि टीम में जगह बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और कल पाकिस्तानी आवाम जो है वो खूब तारीफ़ें कर रही थी हमारी टीम की। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा, कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान। और सोशल मीडिया को इंपॉर्टेंस मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा देती हूँ कि बड़ा मज़ा आता है कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाता है। तो मुख्तलिफ जो स्क्रीनशॉट्स हैं ऑफ द मैच वो कल सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किए गए, वो चाहे मोहम्मद नवाज के हों, वो मोहम्मद रिजवान के हों, वो मोहम्मद जाहिद के हों, जाहिद अमीन जिन्होंने कल 3 विकेट्स ली। और ये कंग्रेचुलेशंस करने का एक तरीका है, कंग्रेचुलेट करने का एक तरीका है, कंग्रेचुलेशंस कहने का एक तरीका है। कल जो है वो सरदार उस्मान बुज़दार ने भी टीम को जो है वो कंग्रेचुलेट किया। और अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फैसल जावेद
जावेद सेनेटर जो हैं असद उमर ने, वेल प्लेड ग्रीन्स। तो मेरे ख्याल से ये आई थिंक खून बढ़ाती है, अप्रिसिएशन जो है वो बहुत मैटर करती है, और वो अप्रिसिएशन हमारे प्लेयर्स को मिलती रहनी चाहिए ताकि उनका खून और खोले और पूरे जोश जज्बे के साथ वो अपनी आने वाली सीरीज़ और मैचेस जो हैं वो खेलकर पाकिस्तान को बेहतर अंदाज में रिप्रेजेंट कर सकें। जी, इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और अब बात कर लेते हैं। हुकूमत ने एक और ज़बरदस्त काम जो है वो शुरू किया है। अगस्त तक 1 अरब पौधे लगाने का हदफ जो है वो मुकर्रर कर लिया है और वज़ीर आज़म ने चारों सूबों में जो शजरकारी मुहिम है उसमें खुद हिस्सा लेने का फैसला किया है और कुछ डिसीजंस किए जा रहे हैं कि तकरीब होगी इस हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर, और इसका मकसद लोगों में पौधे लगाने का रुझान उजागर करना है। सिर्फ हुकूमत ही नहीं लगाएगी बल्कि मेक श्योर किया जाएगा कि लोग अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। डिफरेंट कैंपेन्स होंगी, डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन्स होंगे जो शुरू किए जाएंगे और 4500 एकड़ जंगल जो है वो उसके अंदर भी देखा जाएगा कि शजरकारी की कितनी और ज़्यादा ज़रूरत है, पौधे लगाए जाएं वहाँ पर, कैसे उसको मैनेज किया जाएगा। फिर इसके साथ साथ 35 करोड़ पौधे रवां साल फरवरी से अगस्त तक इस कैंपेन में शामिल किए जाएंगे। फिर इसके साथ साथ सिंध में मैंग्रोव से मुतालिक जो तकरीब है उसमें भी वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे और जहरीली आबो हवा जज्ब करके समुद्री आलूदगी जो बचाने का बायस बनेंगे वहाँ पर पौधे, उस चीज़ को, क्लाइमेट चेंज को रियलाइज़ करके ये पूरा एक कैंपेन शुरू किया जाएगा वहाँ पर। फिर इसके अलावा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जैतून के पौधों की शजरकारी मुहिम जो है वो शुरू की जाएगी। फिर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और वहाँ पर भी आबो हवा की मुनासिबत से पौधे लगाए जाएंगे। और इसके साथ साथ वजारत मौसमियाती तब्दीली जो सूबा है उसको भी इस हवाले से आगाह कर दिया जाएगा। और गो ग्रीन पाकिस्तान, ये तो बड़ा ज़बरदस्त एक प्लान है, और जब ख़ास तौर पर हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की तो ऐसे में हुकूमत के ये इक़दाम बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट भी करने चाहिए और मुझे आप सबको इसमें अपना हिस्सा डालना होगा। दरख्त लगाना ही जिम्मेदारी नहीं है, उसको बड़ा करना, उसकी एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मेक श्योर करना कि उसको रिक्वायर्ड पानी और रोशनी पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। तो बीज लगा देने से आपका फ़र्ज़ पूरा नहीं होगा, आपको पूरे का पूरा मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो पौधा जो है वो तनावर दरख्त बने, तभी आपका हिस्सा जो है वो इस कैंपेन में जाएगा। और इस कैंपेन में हिस्सा जाने से जनरली भी आप सोच लीजिए कि रिलीजियसली इस चीज़ की कितनी जो है वो रहमतें हैं और कहा जाता है कि इससे बड़ी बरकतें भी आ जाती हैं। तो व्हाई नॉट, हम अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना हिस्सा तो डाल ही सकते हैं कि एक दरख्त लगाएं और फिर उसकी जिम्मेदारी ले लें। तो अच्छी बात है जी। इसी के साथ साथ आपको एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ सुनाएंगे यूनान से, जहां पर 2 करोड़ साल पुराना दरख्त जो है वो दरियाफ्त हुआ है। जी हाँ, वो ऑब्वियसली इट वोंट बी पौधों वाला दरख्त, बट एक पूरा तना जो है उसको जब स्टडी किया गया, रिसर्च की गई, तो वो 2 करोड़ साल पुराना है जी। और इसकी शाखें और जड़ें अभी भी मौजूद हैं क्योंकि ज़मीन के अंदर जो है वो अच्छा खासा इसकी जड़ें जो हैं वो फैली हुई हैं। फिर एक ख़ास धात इस्तेमाल करते हुए इसे दूसरी जगह पर मुंतकिल किया गया था और वहाँ के प्रोफेसर्स जो हैं वो बाकायदा इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये अक्सर लकड़ी जो है इसकी वो किस तरह की है और 2 करोड़ साल से ही इसने किस तरह से सर्वाइव किया और 20 मिलियन साल कबल आतिशफ़ज़ा फटने का नतीजा है कि ये आलमी महफूज मकामात में से एक है जहाँ पर ये दरख्त सर्वाइव कर गया। तो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो हमें आपके साथ शेयर करनी थी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे, अगले गेस्ट की तरफ चलेंगे। इनफैक्ट हमारे साथ एक ऐसी नामवर सिंगर मौजूद हैं जिन्होंने अपने गानों से बहुत धूम मचाई, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ और वैसे ही बहुत प्यारी हैं। इसके साथ साथ अभी जो नया गाना उनका रिलीज़ हुआ है उसने भी धूम मचा दिया। तो हमें ज्वाइन किया है ज़ेब बंगिश ने, जिन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, इट्स सो नाइस। ज़ेब, आप जितनी प्यारी हैं ना, यू लुक वेरी क्यूट ऑन वीडियोस, ऑन स्क्रीन, उतनी ही आपकी आवाज़ जो है वो ऐसे आपको मेस्मराइज कर देती है व्हेन यू लिसन टू इट। कब से गा रही हैं आप, कितना अरसा हुआ, एंड देन यू रियलाइज्ड कि अब मुझे एक्चुअली ऐसे प्लेटफॉर्म पर गाना है कि मैं लोगों को अपनी आवाज़ सुना सकूं? पहले तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी। गाना तो जी बचपन से गाती हूँ, लेकिन आई थिंक कॉलेज के बाद
एहसास हुआ कि मुझे गाना प्रॉपरली सीखना है और फिर बस चीजें खुद ब खुद होती गई एंड बिफोर आई न्यू इट बिकेम माय प्रोफेशन बिकॉज आप लोग सब लोगों का इतना प्यार मिला तो इस वजह से। अच्छा, हम लोग ना बड़े वो हैं, ओपन लोग हैं, मैं कहती हूँ बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। पसंद नहीं आता तो भी बोल देते हैं, पसंद आता है तो फिर सर पर बिठाकर भी रखते हैं और प्यार भी बहुत देते हैं। तो आई एम श्योर आप बहुत आपकी फैन फॉलोइंग ऐसे ढंग से बनी होगी, सोशल मीडिया के ऊपर लोग जिस तरह से प्यार अपना जताते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही था। हम लोगों ने ऐसे मैंने और मेरी कजिन ने कुछ गाने ऐसे अपलोड किए थे तो हर जगह से हमें इतना प्यार इतनी मोहब्बत मिली कि फिर ना मतलब हम लोगों ने ऐसे सोचा भी नहीं था कि कभी हम करियर वाइज म्यूजिक को देखेंगे, लेकिन ये था मेरे लिए गाना वैसे बहुत एक सीरियस शौक था क्योंकि मैं गाना सीख रही थी उस वक्त और अभी भी सीख रही हूँ, लेकिन कभी इस तरह सोचा नहीं था। सब कुछ ही फैंस के प्यार और इसरार और एनकरेजमेंट की वजह से हुआ है। बिल्कुल सही। अभी तक का आपका फेवरेट गाना कौन सा रहा है जिस पर आपको लगा कि आपने आपको शाबाश देने की, जिसे कहते हैं ना, दिल किया हो, जो आपने गाया हो? अभी तक मैंने कोई ऐसा गाना नहीं गाया जिससे मैं अपने आप को शाबाश दूं। नहीं, ये तो आप अपने साथ ज्यादती कर रही हैं। यू आर बीइंग हम्बल ऑन दिस। No, I'm not. हमेशा ये होता है कि जो आर्टिस्ट होता है ना उसको लगता है कि उसका काम कभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो शायद ये इस वजह से भी है क्योंकि मैं गाना सीख रही हूँ तो हमेशा कोई ना कोई, बल्कि मैं अपने गाने ज्यादा सुनती भी उसके बाद नहीं हूँ क्योंकि मैं उसमें हमेशा कोई ना कोई गलती के शायद ऐसे कर देना चाहिए था, वैसे कर देना चाहिए था। लेकिन ये कि हर जो प्रोसेस होता है उसको मैं बहुत ज्यादा क्योंकि मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा एक पैशन ही अब मेरा जरिया माश भी बन चुका है। जी। तो मैं इंजॉय बहुत करती हूँ, मुझे मजा बहुत आता है और हर एक गाने की बहुत स्पेशल जगह है मेरे दिल में। अज़ेब वो कहते हैं ना, इफ यू एंजॉय योर वर्क यू हैव स्काई इज द लिमिट। बड़ा जनरल एक टर्म यूज किया जाता है, तो आई एम श्योर स्काई इज द लिमिट फॉर यू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बीइंग अ न्यू कमर, आपकी इस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा को वर्कर्स के साथ? मतलब न्यू कमर से मेरी मुराद कि आपका बैकग्राउंड म्यूजिकल नहीं था, आपका कोई इस तरह से पूरा का पूरा जिसे कहते हैं ना ट्रैक सेट नहीं था आपके लिए, तो इस फील्ड में ऑब्वियसली दिस वाज अ न्यू फील्ड फॉर यू। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस स्टिल? Experience was very nice with the music. Musicians ने, हालांकि सब लोग मेरे से पूछते हैं कि ज्यादातर ये मेल डोमिनेटेड सीन है म्यूजिक का, लेकिन सब लोगों ने बहुत ज्यादा हेल्प किया। सबसे पहले हमारा वो मिकाल हसन ने हमारा प्रोड्यूस किया म्यूजिक, उसमें बहुत बड़े फनकार भी थे इन आवर फर्स्ट एल्बम। उसके बाद कोक स्टूडियो में रोहिल हयात थे, फिर सब इतने बड़े लोगों के साथ काम किया, तो वो सब तो बहुत अच्छा था और उसमें बहुत बरकत भी थी। बट ये था कि मैं क्योंकि इस फील्ड की नहीं थी और कोई फैमिली में भी नहीं था, तो जब मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुई तो तब मुझे मुश्किल लगता था और अभी भी कभी लगता है। तो मैं उस एस्पेक्ट को अभी तक जरा सा डील करने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे करें। But I think you are good at it. अच्छा, क्रिटिक्स को कैसे डील करती हैं? अब जहाँ पर तारीफ होती है ना, वहाँ पर कुछ लोग तारीफ नहीं भी करते, कुछ लोग जेन्युइन ओपिनियन भी देते हैं, क्रिटिसिज्म भी करते हैं, कुछ गलतियाँ एक्चुअल भी निकलती हैं, उसको कैसे डील करती हैं आप? जी, शुरू में इसका ये बहुत अजीब लगता था क्योंकि आप सही कह रही हैं, कुछ लोग हद से ज्यादा तारीफ करते हैं, कुछ लोग हद से ज्यादा तनकीद करते हैं, तो आपको समझ नहीं आ रही होती है। जब आप नए होते हो तो आप बहुत हसास भी होते हो कि लोग आपके बारे में और आपके काम के बारे में क्या राय दे रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसका तोड़ यही है कि आप बस अपने काम से काम रखिए और you should have, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए towards your own work, and then उसके बाद someone's opinion is their opinion, and someone told me once कि जो creative काम होता है ना, उसका वो जब आप दुनिया में छोड़ जाते हैं तो फिर वो हर एक का हो जाता है। हाँ। तो क्योंकि लोग क्रिएटिव चीजों को, गानों को, कहानियों को इस तरह से अपना समझ लेते हैं, तो ये भी एक तरह से अच्छी बात है कि अगर उन्हें बुरा भी लगे और वो आपको
कह रहे हैं तो दैट मींस दैट इट्स उसमें भी कोई अच्छी बात है। मैं आई थिंक ज़ेब लोग ओनरशिप लेते हैं ना, जब कोई गलती निकालते भी हैं जी। तो व्हाट यू ट्राइंग टू से इज लोग ओनरशिप लेते हैं, तो लेट देम हैव दिस ओनरशिप और करने दे, गलतियां भी निकालने दे, कोई बात नहीं। लेकिन आप इतना हंस के और इतना प्यारे तरीके से मुस्कुरा के कहेंगी ना कि अपने काम से काम रखें, कोई बात नहीं, तो वो वैसे ही मुझे लगता है तनकीद वहीं पर खत्म हो जाएगी। अच्छा, आपकी एक लोरी बड़ी फेमस हुई थी और बड़ी उसकी तारीफें भी हुई थी, और ये जो आपने जिस तरह से उसको गाया, मतलब ऑब्वियसली वो तो कई सालों से कई दहाइयों से चली रही है, बट द वे यू हैव प्रेजेंटेड इट, उसकी बड़ी तारीफ हुई। थैंक यू सो मच। आई डोंट नो, आई गेस इसमें ये है कि आई गेस आई बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर क्वाइट अ व्हाइल नाउ, एंड आई थिंक उससे जो है थोड़ा बहुत आपको अपनी एक्सप्रेशन का और अपनी आवाज का वो होता है, पता होता है, सो दैट्स व्हाई आई गेस मे बी आई वाज एबल टू डू समथिंग डिफरेंट विद इट एंड समथिंग दैट वाज वेरी मच माय ओन which people responded to. बिल्कुल, और बड़ा सूदिंग इफेक्ट है उसका, यकीन माने जब भी whenever I play it my son goes to sleep, so मैं आपको कभी कभी दुआएं भी बहुत देती हूँ कि बड़ी अच्छी तरह से आपने उसको गाया है कि मेरी आवाज़ वो नहीं सुनना चाहता और आपकी आवाज़ में वो सो जाता है, तो दैट्स अ गुड इफेक्ट एंड आई एम श्योर आपने इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स बहुत सुने होंगे। अब मुझे ये बताएं, आपने कहा कि अपनी आवाज़ का पता होता है, तो ऐसी कौन सी साइड है जिस पर लगता है ज़ेब बंगिश को कि वो जस्टिफाई नहीं कर सकेंगी, उनकी आवाज़ इस तरह के म्यूजिक के लिए नहीं बनी है? म्यूजिक का तो नहीं, मतलब सीखने का मकसद ही है कि आप अपनी आवाज में वो सारी चीजें जो हैं उनको ट्रेन करें ताकि आप हर किस्म का गाना गा सकें। हाँ। तो मुझे तो ऐसा कोई गाना नहीं लगता जो मैं नहीं गाना चाहूंगी, एटलीस्ट ट्राई नहीं करना चाहूंगी, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि कभी कभी कुछ गानों के अल्फाज या जो कंटेंट होता है ना, कभी कभी वो देख के मैं नो कर देती हूँ। गाने का म्यूजिकल जॉनरा जो भी हो, उसका लिरिकल कंटेंट सही होना चाहिए। बिल्कुल सही, और आई थिंक वो प्रोनाउंसिएशन चूंकि एक भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंगर के ऊपर आ जाती है, एक्सप्रेशन की जिम्मेदारी सिंगर के ऊपर आ जाती है, तो यू वुड नो कि आप किसको किस तरह से जस्टिफाई कर सकेंगे। अच्छा ज़ेब, अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा कुछ सुनाएं, सुबह सुबह ज़रा हमें हमारी गुड मॉर्निंग जो है वो और एनर्जेटिक कर दें। आई नो स्काइप पे ऑडियो उस तरह से नहीं होगी, बट एवरीबडी नोज यू हैव एन अमेजिंग ऑडियो, तो हम चाहते हैं कि हम कुछ सुने। श्योर, You have an amazing voice. जी। में से चंद्रमा मोहि देख देख मुस्काए, मुझसे मेरी चाल पूछने पवन चकोरे आए, ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है, आजा रे मोरे सैया, आजा रे मोरे रसिया, आजा आजा, मेघा बरसे रिम झिम रिम झिम, रिम झिम रिम झिम, मेघा बरसे रिम झिम रिम झिम, मेघा बरसे, बादल में से चंद्रमा मोहि देख देख मुस्काए, मुझसे मेरी चाल पूछने पवन चकोरे आए, ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है, आजा रे मोरे सैया, आजा रे मोरे रसिया, आजा आजा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी, बहुत खूब आपने गाया। इवन स्काइप पे इतना मज़ा आ रहा था, और वो मैं रिलेट कर रही थी। एक्चुअली पाकिस्तान में आजकल के मौसम का बहार आ रही है ना, तो फूल खिलने का मौसम है और वो तमाम मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। तो आजा सैया, जो बुलाना चाहते हैं अपने अपने सैया को, वो सुन ले ज़ेब का ये गाना, और बड़ा ज़बरदस्त है। तो ज़ेब, अभी जो नया आपका गाना रिलीज़ हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कीजिएगा, और अभी तक का रिस्पांस कैसा आ रहा है?
रिस्पॉन्स तो जी बहुत ही अच्छा आ रहा है, और ये काफी हमारे लिए एक मेरे लिए अलग किस्म का एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि ये गाना जो है ये जरा सा गजल और गीत के बीच का गाना है। जी, जी। क्योंकि इसमें इसका जिस तरह से इसके अल्फाज हैं, इसमें थोड़ा सा मतलब इसके लिरिक्स बड़े पावरफुल हैं। और ये जो धुन है मैंने खालिद शोएब से सुनी थी काफी 2-3 साल पहले, और तभी से आई वाज इन लव विद इट, और काफी अरसे से मैं इसको करने का सोची थी। लेकिन इस साल जो अभी पैंडेमिक गुजरा है, जी, जी। तो इतना ज्यादा, क्योंकि इतने लोगों के बीच में फासले आ गए हैं, और उन फासलों की वजह से बहुत से रिश्तों में बहुत फासले आ गए हैं, और कहीं कहीं हमें ऐसे एहसास हुआ है इस टाइम पे कि हम लोगों ने क्या क्या रिश्ते जो हैं फॉर ग्रांटेड लिए हैं। हमें किस किस तरह से अपनों को ज्यादा मतलब अहमियत देनी चाहिए। तो और बहुत से लोगों को अपनों से दूरी के अलावा बहुत से लोगों ने अपने बहुत अजीजों को खोया है। जी। तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि अराउंड दिस टाइम जब लोग ज्यादातर रोमांटिक बातें करते हैं, तो मैं ऐसा एक बात जो स्पेस होती है उसका क्या इफेक्ट होता है रिलेशनशिप पे, उस किस्म के गाना गाना चाहती थी, और ये गाना बिल्कुल फिट हुआ उस थीम पे। एंड ज़ेब, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि गानों के साथ या तो आपकी एसोसिएशंस होती हैं, या टाइम्स और माइंडसेट बड़ा मैटर करता है। आप उसी टाइप के गाने सुनते हैं जो आप जिसके साथ रिलेट कर सकें, और हिट भी वही होते हैं। तो आई थिंक टाइमिंग बहुत मैटर करती है, और आपने इस चीज़ को जहन में रखते हुए ये नया गाना जो रिलीज़ किया, मैं चाहूँगी थोड़ा सा ये भी हमें सुना दें आप, ताकि लोग जिन्होंने अभी तक नहीं सुना वो थोड़ा सा टीज़र आपका सुन के आपकी आवाज़ में, और उसके बाद जाकर ये गाना जो है वो ज़रूर सुने। जी, आपको मुखड़ा गा देती हूँ। चलो मुझे दे दो ना गम ही कोई, कुछ तो कटेगी जिंदगी। चलो मुझे दे दो ना गम ही कोई, कुछ तो कटेगी जिंदगी। मिलना हमारा कम सही, मिलना हमारा कम सही, कुछ तो कटेगी जिंदगी। चलो मुझे दे दो ना गम ही कोई, कुछ तो कटेगी जिंदगी, कुछ तो कटेगी जिंदगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एंड आई सी कि लिरिक्स इतने पावरफुल हैं, देयर इज़ होप इन इट एज़ वेल, देयर इज़ डिसअपॉइंटमेंट इन इट एज़ वेल, और थोड़ा सा उसको बड़ा ट्विस्टेड वे में जो है वो कहा गया है कि ज़िंदगी तो गुजारनी है, तो फिर इसी तरह से सही। तो ज़बरदस्त जी। अच्छा ज़ेब, अब जाते जाते आप सबसे पहले तो ये बताएं कि अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगी, कोई एक मैसेज जो आप उनको देना चाहें। जी, और कोई मैसेज तो सच नहीं, बस just lots and lots of thanks and love, because especially इस पैंडेमिक में जिस तरह से मेरे फैंस ने मतलब मेरा साथ दिया है, और मैं इतना ज़्यादा इससे पहले सोशल मीडिया यूज़ भी नहीं करती थी, तो पहली दफ़ा I really reached out to them at a time when I was very isolated and I was alone, and it really they really kept my hope alive, my inspiration alive. So ढेरों दुआएं and thanks for them. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और ज़ेब हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहिए, ऐसे ही डाउन टू अर्थ हम्बल भी रहिए, और खूब कामयाबियाँ समेटिए। अपनी आवाज़ के ऊपर यकीन रखना है आपने, क्योंकि यही वो आवाज़ है जो हज़ारों करोड़ों लोगों को ना सिर्फ पसंद आती है बल्कि लोग उससे उम्मीदें भी बांध लेते हैं। थैंक यू सो मच ज़ेब फॉर बीइंग विद अस। एंड मेरी तो हो गई जी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह इतनी बड़ी स्टार से इतने मज़े मज़े की बातें करने को मिली, और आपसे भी हमने उनकी मुलाकात कराई। तो अब हम ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे, और
ख़बरों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम सेनेट इलेक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपको ये भी अपडेट दें कि कल ज़ेर हिरासत अरकान के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का जो फैसला किया गया है उसमें शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, खुर्शीद शाह, अली वज़ीर और स्पीकर को दरख्वास्तें जो है वो उनकी भेज दी गई हैं। चारों रहनुमाओं को 2 मार्च को की शाम को कहा जा रहा है कि जी इस्लामाबाद पहुंचाया जाएगा और 3 मार्च को वो पोलिंग में हिस्सा लेंगे। और अब जो पोलिंग के लिए तमाम सूरत हाल है, सरगर्मियाँ पॉलिटिकल जो हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। इसके साथ साथ कागजात नामजदगी और उनकी स्क्रूटनी, और अगर किसी को एतराज़ है तो 17-18 फरवरी तक वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा सकेगा। उसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का यह भी कहना है कि सेनेट इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तारीख 15 फरवरी तक तोसी, जिसमें उम्मीदवारों को सहूलत दी गई है कि वो अपने कागजाती नामजदगी जमा कराएं। और फिर इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम पर शिकायत वसूल की जाएंगी। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में जो तोसी की गई है उसको जो है वो जस्टिफाई किया गया है। फिर साथ साथ सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 3 मार्च को ही होगी, जिसमें ऑब्वियसली ज़ेर हिरासत अरकान जो हैं वो भी अपना वोट जो है वो डाल सकेंगे। साथ ही साथ वज़ीर दाखिला शेख रशीद के कुछ बयानात कल से बहुत ज़्यादा बाज़गश कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक तो ये कहा कि ओपन बैलेट हो या सीक्रेट हो, जो बिकना होता है वो बिक जाता है, बिकाऊ माल बिकता ही रहता है, एक वोट कम या ज़्यादा होने से क़यामत नहीं आ जाएगी, उन्होंने ये भी कहा। और फिर हलवे का जिक्र भी उन्होंने किया, और ये हलवा कौन से वाला है, अब होगा या नहीं होगा, उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। रहमान साहब से कहा था मैंने, आओ मैं हलवा खिलाऊंगा, अब मैं वापस लेता हूं अपनी बात, मौसम बदल गया। उसी असेंबली को गाली देते हैं जिसकी असेंबली के लिए वोट मांग रहे हैं, उसी असेंबली को गाली देते हैं जिससे आज वोट मांगेंगे और उन्हीं के वोट्स के ऊपर सेनेट में मुंतखब होंगे। वज़ीर दाखिला ने ये कहा। उनके कुछ और भी बयानात हैं जो कल से तनकीद का निशाना बने हुए हैं, जिसमें उन्होंने सरकारी मुलाजिमीन पर इस्तेमाल की गई आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया कि टीयर गैस जो है वो हमने जानबूझकर इस्तेमाल की, ऐसे ही पड़ी हुई थी, टेस्ट करना भी ज़रूरी था। इट वाज बीइंग सार्कास्टिक, लेकिन एज वज़ीर दाखिला क्या उनको वाकई में ये बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, वो भी आपको सुनवा देते हैं। ज़रा शेख रशीद साहब का वो बयान भी सुनवाइए। टीयर गैस चलाना भी टेस्ट करना चाहिए, टीयर गैस को कि बड़े अरसे की बेकार पड़ी हुई थी, उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग की है, ज्यादा नहीं की है, और ज्यादा महफूज है हमारे पास। आपकी डेजिग्नेशन के ऊपर इस तरह की बात करना, इस तरह से सार्कास्टिक होकर कमेंट्स देना, क्या वाकई में आपको जेब देता है या नहीं, इन तमाम सिनेरियोस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सलीम बुखारी साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन। सेनेट इंतखाबात, सबसे पहले तो इस पर बात करते हैं जी। आज़ादाना और मुनसिफाना कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन ये कहता है, और कैंडिडेट्स भी अब काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, बहुत से नाम भी सामने आ रहे हैं। इस एक्टिविटी को, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो रोल इस वक्त है और जिस किस्म की गुफ्तगू वहाँ से की जा रही है, ये सब कुछ वही है जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार तबका जो है उनकी ख्वाहिशात हैं। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि इलेक्शन कमीशन, जिसको एक इंडिपेंडेंट अदारा होना चाहिए, वहाँ से इसी किस्म की आवाज़ें निकलनी शुरू हो जाएं जो हुक्मरानों की ख्वाहिशात हों। ये सूरत हाल कुछ बहुत ज़्यादा एनविएबल नहीं है, बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है। सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जिस शफाफियत की बात अब की जा रही है, उसकी वाहिद वजह यह है कि वो चूँकि सूट करता है इस वक्त जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी है PTI, उसके जो इमरान खान साहब हैं, उनको ये खदशा है कि शायद इस दफ़ा अगर सीक्रेट बैलेट होता है तो उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके नामजद उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। इसके बहुत सारे इंदिए इशारे जो हैं वो बिल्कुल वाजे हो गए हैं। जिस तरीके से पंजाब में पार्टी में थोड़ी सी दरारें हैं, आपने देखा है लगारी साहब का पार्टी छोड़ना, फिर ख्वाजा सुलेमानी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना कि हम 20 से 30 लोग हैं और अपना कैंडिडेट लेके आएंगे सेनेट के इलेक्शन में। ये सारे वो इशारे हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब को परेशानी राहत है। वो लाहौर भी आए थे, अचानक कोई दौरा प्लान नहीं था उनका, सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि पार्टी जो है वो इंटैक्ट रहे। इसी तरीके से उन्होंने इससे पहले पार्टी के MNA MPs को फंड देने की बात भी की थी, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है जी। तो ये सारी चीजों से एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि उन्हें ये खदशा है कि शायद उनकी पार्टी के अंदर सेनेट के इलेक्शन के हवाले से अब एका नहीं है, और यही सूरत हाल KPK में भी है, और यही 2 सूबे हैं जहां उनकी सबसे ज्यादा सीटें हैं।
तो इलेक्शन कमीशन को मेरे ख्याल से अभी बहुत कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि ये इलेक्शन बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुका हुआ है। लेकिन बुखारी साहब, ये हुकूमती साइड पर ही तो नहीं है ना, ऑपोजिशन की साइड पर भी यही है। पीडीएम भी कुछ इतनी खास कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रही है। अब कल जो बात हुई है मौलाना फजल रहमान की शाहिद खाकान अब्बासी से, उसमें भी आप देखिए कि कुछ जलसे और एहतजाजी मुजाहिरे जो हैं वो मुलतवी कर दिए गए। कहीं पर जो कैंडिडेट्स के नाम सामने आए हैं उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी हो रही है। वो पीटीआई के लिए भी है, वो नून लीग के लिए भी है, पीपल्स पार्टी के लिए भी है। जो आपने बात दुरुस्त कही है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि यही मामला जो है हमें अपोजिशन में भी दिखाई देता है। अपोजिशन के अंदर भी दरारों की बात हो रही है, अपोजिशन के अंदर भी टिकटों की तकसीम जो है उसके हवाले से खलफशार है, बहुत नाराज हैं लोग। तो ये सेनेट का इलेक्शन जो है इस दफा इससे पहले माजी में कभी इतना कंट्रोवर्शियल नहीं हुआ जितना इस दफा होने जा रहा है। कंट्रोवर्शियल नहीं हुआ या इस दफा ज्यादा ओपन होगी कंट्रोवर्सी? इस दफा सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, इससे पहले कभी इतना कंट्रोवर्शियल नहीं हुआ। सही, लेकिन बुखारी साहब ऐसे भी तो कहा जा रहा है ना कि 2018 की जो लेन देन की वीडियोस सामने आई हैं उसके बाद इस दफा 2021 के जो सेनेट के इंतखाबात हैं उसमें तो फॉर श्योर ये कहा जा रहा है, कल शेख रशीद साहब ने भी कह दिया, ओपन बैलेटिंग हो, सीक्रेट बैलेटिंग हो, जो बिकाऊ माल है वो बिकेगा। देखिए, थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है कि जिस पिछले 2018 के इलेक्शन के बिकाऊ माल होने की बात की जाती है, कौन थे वो लोग जिन्होंने पैसे पकड़े थे? वो सारे पीटीआई के थे। जनाब इमरान खान साहब पूरे 2 साल से ये क्रेडिट लेने की कोशिश करते रहे हैं कि देखिए मेरी पार्टी के लोगों ने पैसे लिए, मैंने उनको पार्टी से निकाल दिया। तो ये करप्शन तो पीटीआई के लोगों ने की थी। फिर वो किससे बचाना चाह रहे हैं, किससे इलेक्शन को महफूज करने जा रहे हैं? अभी भी उन्होंने जो कमेटी बना दी है 3 रुकनी, उसमें अपनी ही पार्टी के 3 बंदे हैं। खुद ही आप मुंसिफ हैं, खुद ही वकील हैं, खुद ही आप मुजरिम हैं। तो ये अजीबोगरीब सूरत हाल है। जिस हवाले से वो शफाफियत लाना चाह रहे हैं, वो उन्हीं की पार्टी के लोगों ने गन किया था वो। लेकिन उन्हीं के पार्टी के अभी भी कंट्रोवर्शियल नाम जो सामने आए हैं, क्या आपको लगता है कि सूबों में जब वोटिंग हो रही होगी तो लोग अपने लिए डिसाइड करेंगे? जरूरी तो नहीं है ना कि पैसों के ऊपर ही बिकाओ हो, आपको एतराज भी हो सकता है उन नामों के ऊपर, और बहुत से एतराजात सामने आ भी रहे हैं। खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल वाबदा का जिक्र कर लें, फैसल सलीम का जिक्र कर लें, और भी बड़े नाम हैं जिससे शायद पार्टी के बाकी लोग अग्री ना कर सकते हों। जी, मैं अगर आपको याद हो, जो ओरिजिनल लिस्ट हमने देखी थी, हमारे सामने आई थी मीडिया में, उसमें तो बहुत सारे नाम थे। ये पार्टी के अंदर की तोड़फोड़ का प्रेशर था जिसकी वजह से बहुत से नाम ड्रॉप हुए हैं, जिसमें बाबर अवान साहब का नाम है, जिसमें शहबाज गुल साहब का नाम है, जिसमें शहजाद अकबर का नाम है। तो ये पार्टी के प्रेशर ही की वजह से लिस्ट रिवाइज हुई, लेकिन इसके बावजूद भी अभी पार्टी के अंदर के लोगों के लिए ये कंट्रोवर्शियल है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि सबसे ज्यादा खरफशार या आप देखें तोड़फोड़, इसका अमल हमें बरसर इक़्तिदार पार्टी में नजर आता है, लेकिन अपोजिशन भी इससे मुबर्रा नहीं है। वहाँ भी कुछ ऐसे लोगों को टिकट दिए गए हैं जिस पर पार्टी के अंदर जो है वो नाराजगी है। तो फिर इसका फायदा आपको लगता है कि अपोजिशन को होगा, पीडीएम इसका फायदा उठाएगी? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अगर हुकूमती पार्टी की तोड़फोड़ की बातें या खबरें या अफवाहें दुरुस्त साबित हो जाती हैं तो यकीनी तौर पे इसका फायदा जो है वो अपोजिशन को होगा। सही, इसका फायदा ऑपोजिशन को होगा। लेकिन वहीं पर मैं आपसे कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब आजकल स्टेटमेंट्स में काफ़ी इन है, जिस पर एक तरफ तो उन्होंने पीडीएम को ये कहा कि जो मैंने हलवा खिलाने की पेशकश की थी वो तो मैं वापस लेता हूँ, मौसम चेंज हो गया। सो इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो फिर आपको हम उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे हम जनरली ट्रीट करते हैं। तो वो सियासी बयान हो गया कि आप आइए, बिरयानी भी खिलाएंगे, रहने की जगह भी देंगे और हलवा भी खिलाएंगे। तो इसका मतलब है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं कि अगर आप आए तो अपने जिम्मेदार खुद होंगे। देखिए, ये शेख रशीद साहब की जो गुफ्तगू है, इसका अगर आप जायजा लें या इसको एनालाइज करें, ये जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत होती है उसमें कुछ लोग ऐसे किराए के या मांगे के या बाहर के ऐसे होते हैं जो पार्टी के दिफा के लिए हदूद से आगे गुजर जाते हैं। जिस तरह की कैलस गुफ्तगू उन्होंने आज की है कि हमने ये आंसू गैस जो है वो टेस्ट करनी थी, बहुत देर से पड़ी हुई थी, अभी तो हमने कम की है, अभी तो हम और करेंगे। ये गुफ्तगू करने वाले लोग बाद में जब सूरत हाल में तब्दीली आती है तो देखने को नहीं मिलते कि कहाँ चले जाते हैं। मेरे ख्याल से शेख रशीद साहब एक अहम ओहदे पर फाइज हैं, उन्हें अपनी गुफ्तगू बहुत देखभाल के करनी चाहिए। गला फाड़ फाड़ के इस किस्म की अनगार्डेड गुफ्तगू जो है उसका कभी किसी को फायदा हुआ नहीं है। हमने माजी में भी बहुत सी इसकी मिसालें देखी हैं। लेकिन बुखारी साहब, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि नए आए हैं, उन्हें अंदाजा नहीं है उनकी इन स्टेटमेंट्स का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ही इज अ सीजन्ड पॉलिटिशियन, तो ही वुड नो कि वो जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब है और उसका इम्पैक्ट क्या जाएगा। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन एक रवायती बात, ये प्रोवर्बियल बात है, मोर लॉयल देन द किंग।
ये आजकल उसकी बेहतरीन मिसाल है शेख रशीद साहब। और भी बड़ी मिसालें हैं इसकी, मोर लॉयल देन द किंग। ठीक कह रही है। तो बिल्कुल सही है आपकी ये बात। तो फिर इसका मतलब है कि पीडीएम को ऑब्वियसली उनके लॉन्ग मार्च के हवाले से ये बयानात सामने आए, लेकिन वहीं पर अगर जल्द से पीडीएम के मनसूख होंगे, मैं घुमा के आपको दोबारा पीडीएम के ऊपर लेकर आ रही हूँ बुखारी साहब, कि उनके मुजाहरे मनसूख होंगे, तो 26 मार्च की डेट जो फाइनल की थी लॉन्ग मार्च के लिए, क्या आपको लगता है कि उसी डेट पर लॉन्ग मार्च होगा या वो भी मुलतवी हो जाएगा? देखिए, सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ही फैसले होते हैं इस किस्म के। पीडीएम का ये क्रेडिट आप उनसे नहीं ले सकते कि बहुत अरसा पहले, 2-2.5 महीने पहले से शुरू होने वाली कैंपेन जो है वो उन्होंने किसी न किसी सूरत में जारी रखी है। जो उनके बड़े बड़े जलसे शहरों में हुए वो अपनी जगह एक हकीकत है, आप जितना मर्जी उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करें जी। लेकिन वो हकीकत है। एक लंबे तवील कैंपेन जो है वो उन्होंने चलाई है, और अभी भी आप देखिए तमाम तर ख्वाहिशात के बावजूद पीडीएम अभी इंटैक्ट खड़ी है। उसके अंदर से कोई बड़ा डिपार्चर नहीं है, किसी लीडर का कोई ऐसा बयान नहीं है कि आप ये कह दें कि पीडीएम का जो फोरम है वो जमीन हो गया है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सूरत हाल है। बिल्कुल सही। लेकिन वहीं पर पीडीएम का एक बयानिया जो आवाम की नुमाइंदगी करना था, महंगाई के हवाले से मुसलसल 3 हफ्ते से इन्फ्लेशन रेट जो है, रेशो जो है वो मुसलसल ऊपर जा रही है। बुखारी साहब, अगर हम 1 दिसंबर से आज 15 फरवरी तक की बात करें तो हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, और इस दफा भी 16 रुपए इजाफे की समरी जो है वो भिजवाई गई ओगरा की तरफ से। एक ही हफ्ते के दौरान बिजली की कीमतों में 3 मरतबा इजाफा किया गया। आटा, चीनी, दालें गरीब की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। तो ये क्वेश्चन क्या आपको लग रहा है कि पीडीएम सही तरीके से अपने प्लेटफॉर्म से रेस कर रही है? पहली बात तो ये कि मेरा मशवरा है आपको कि आपने घबराना नहीं है। मुझे घबराहट हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। हमारा बेड़ा गर्क मजीद होना है। अभी तो ये 4 दफा की कीमतें जो बढ़ी हैं पेट्रोल की, इंडिया ये दिया जा रहा है कि अभी तो ये 15 रुपए लीटर तक बढ़ाने का इरादा है। जी जी। ये जो उन्होंने हमें वार्निंग दी थी ना कि चीखें निकलेंगी अवाम की, तो चीखें निकल रही हैं। आपने घबराना नहीं है। मैं कान पकड़ सकती हूँ, कान पकड़ के तौबा कर लूं, क्योंकि घबरा नहीं रही मैं, लेकिन ऑटोमेटिकली हाथ कानों पर जा रहे हैं। इक़दाम के बाद हुकूमत के वज़ीर आज़म की तरफ से ये खबर आपको मिलती है, रूह फरसा खबर मैं इसे कहूंगा कि आपने घबराना नहीं है। वो जो चाहे करे इस अवाम के साथ, ना उन्हें ये ख्याल है कि उन्होंने फिर दोबारा भी इस अवाम के पास आना है। उन्होंने जो करना है वो कर रहे हैं। IMF की कंडीशनलिटी का जो रोना 2 साल से अवाम रो रही थी या तजिया निगार बैठ के रोते थे, उसकी तबाहकारियों के आसार नजर आने शुरू हो गए हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है। बुखारी साहब, ये तो चले लाइटर नोट पर बात हो गई कि घबराना नहीं है, लेकिन ये गरीब आदमी तो बेचारा के लिए मुझे गलत मत समझिए, ये तो बहुत खौफनाक नोट है। ये तो मैंने बड़े दर्द से कहा है, इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, लेकिन गरीब के साथ ऐसा ही लग रहा है कि मजाक हो रहा है। घबराना नहीं है, सब्र करे आवाम, हालात 5 साल में बेहतर होंगे। 5 साल में क्या आपको लगता है कि कोई गरीब बचेगा? 2 वक्त की रोटी पूरी करना है गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो गया। सीमल, अब तो उन्होंने फरमा दिया है कि रियासत मदीना 5 साल में नहीं बनती। अभी तो उन्हें 20-25 साल चाहिए चीखें निकलवाने के लिए, फिर मजा आएगा उन्हें, फिर वो रियासत मदीना बना पाएंगे। ये वो यानी लतीफे हैं, ये वो गुफ्तगू है जिसके बारे में मुझे हैरत ये है कि खुद इमरान खान साहब नहीं सोचते हैं, या उनके इर्द गिर्द जो जिसे पीडीएम वाले कहते हैं, उनको लाने वाले हैं, उनको सिलेक्ट करने वाले हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि सूरत हाल कितनी गंभीर होती जा रही है। एक आम आदमी के लिए जिंदा रहना कितना मुश्किल होता जा रहा है। वो धड़ाधड़ अपने इकदाम करते जा रहे हैं, सिवाय अपोजिशन को जी बोलिए, सिवाय अपोजिशन को गालियां देने के और उनके वजीरों मशीरों के पास कोई काम नहीं है। वो अपनी अपनी वजारतों का काम आज तक उन्होंने करके नहीं दिया, सिर्फ उनको साहब को खुश करने के लिए अपोजिशन को गालियां देनी होती हैं, वो दे रहे हैं। अच्छा, आज भी मरियम नवाज का जो बयान है उसको अगर आप उठा के देख ले, उन्होंने सारी वही बातें उन्हें याद कराई हैं जिसके वादे उन्होंने पहले कंटेनर पर और फिर हुकूमत के आने के बाद बार बार किए थे। और किसी एक तरफ मुझे बता दें अगर एक रत्ती भर कोई प्रोग्रेस हुई हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये वही पेट्रोल की कीमतें हैं जिसके ऊपर असेंबली के अंदर बात की जाती थी, लेकिन बुखारी साहब वही बात है ना, खान साहब को जब पुरानी चीजें और पुरानी स्टेटमेंट्स याद कराई जाएं या वो सिनेरियो ही याद करा दिया जाए जहां पर इन्होंने बिजली के बिल को आग लगाई थी और सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी, तो वो नाराज हो जाते हैं, और आपसे बेहतर तो ये कोई नहीं जानता। अब इस पर जब हम बात करते हैं अवाम की नुमाइंदगी के ऊपर, तो हमें जवाब दिया जाता है कि जी हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में चला
चला गया, हम इंटरनेशनली बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, हम अपने अखराजात कम कर रहे हैं, हम हालात बेहतर कर रहे हैं, टैक्स नेट में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं, टैक्स सिस्टम बेहतर होगा तो ही आवाम को सुकून मिलेगा, क्या वो सारी बातें उम्मीद की किरण नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि आने वाला वक्त बेहतर होगा? इन्होंने इल्जाम लगाया था जो वजीर खजाना थे नवाज शरीफ साहब के इसाकदार कि वो फिक्र फेच करते थे। इसकी बदतरीन मिसाल आपको इस आज के दौर से ज्यादा नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी इंपोर्ट्स बंद कर देंगे, रॉ मटेरियल मंगाने बंद कर देंगे, तो आपका करंट डेफिसिट जो है वो कम हो जाएगा, नेचुरल बात है। एक्सपोर्ट का हमें बताया गया कि बस कमाल हो गई है, ऐसा काम हो गया, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर है, चाहे वो कोई भी दूसरा सेक्टर है, लेकिन अगर आप हकीकत में जाके फिगर उठा के देखें तो आपको हैरत होगी। ये वो दावे हैं जिससे अवाम का पेट नहीं भरता है। ग्रास रूट लेवल पे खड़ा आदमी जो है उसको इस फिगर से कोई ताल्लुक नहीं है। उसे तो ये देखना है कि मेरी जिंदगी आसान हुई है या नहीं मखदूश हुई। बिल्कुल सही। लेकिन बुखारी साहब, आपकी ये चीजें ना तो हुकूमत मानेगी और जो हुकूमत के सपोर्टर हैं ना वो मानेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि आप खाम में ये बयानात दे रहे हैं। ऑल्दो आपकी जो बात है वो 100% दुरुस्त है और इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इस बात की तस्दीक भी करते हैं। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आई रियली होप कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज और कुछ वाकई में नजर आए जिससे इन्फ्लेशन रेशो कम हो, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आवाम के ऊपर पड़ता है। एक सेक्टर जरूर है जिसमें बेहतरी आ रही है और उसमें इंशाल्लाह हमेशा बेहतरी ही आई रहेगी, शायद इसलिए कि उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, सियासत इन्वॉल्व नहीं है और सिर्फ मुल्की मुफाद शामिल है, और वो है मुल्क का दिफा। भारत का जो एक ख्वाब है कि इस खित्ते में वो सुपर पावर है और पाकिस्तान को उसने तनहा छोड़ना है, उसमें पाकिस्तान ने करारा जवाब दिया है जी। और 40 से ज़ायद ममालिक ने पाकिस्तान की पीस एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट किया है 2021 कि ये पीस एक्सरसाइजेज थी जिसमें हमने दुश्मन को ये बता दिया कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली निगाह से नहीं देख सकता। समंदरी सरहदें महफूज हाथों में हैं और कराची में ये PNS कासिम मनोड़ा पर पाक नेवी के जवानों ने अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़, ना सिर्फ उसका मुजाहरा किया बल्कि जो 40 से ज़ायद ममालिक ने उसमें हिस्सा लिया उनके साथ उनको वो मशकें कराई भी। और इसका एक मकसद ये भी था कि समंदरी जारियत से निपटना है और हम हर तरह से, वो चाहे लॉजिस्टिक वाइज हों, वो चाहे पैशन वाइज हों, वो एक्सपर्टीज़ वाइज हों, हम किसी से पीछे नहीं हैं। और जिन 40 ममालिक में पार्टिसिपेट किया उसमें चाइना, टर्की, सऊदी अरब, UAE, अमेरिका, बरतानिया, रूस, जापान, कनाडा और ये पूरे के पूरे नाम हैं, जिसमें बांग्लादेश भी है इस खित्ते से, श्रीलंका भी है, जिन्होंने इन एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट किया। हाँ, इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया एंड आई थिंक दे डोंट नीड टू पार्टिसिपेट इन दैट। उनको पता होना चाहिए कि वो इस केपेबल ही नहीं है कि वो पीस एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करके अपना रोल प्ले कर सकें। हाँ, अलबत्ता हमारी जो डिफेंस पॉलिसी है वो हमेशा से स्ट्रांग रही है और रहेगी। तो दैट वाज अ गुड न्यूज़ जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आवाम को बिजली के झटके और पेट्रोल बम, ये टर्म्स बड़ी आम हो गई हैं, लेकिन बहुत अफसोस होता है कि हमें बहुत फ्रीक्वेंटली अब यूज़ करना पड़ रही हैं। सबसे पहले तो बिजली की बात कर लें तो बिजली महंगी हुई जी, हैट्रिक हो गई। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 3 बार बिजली की कीमत में इजाफा हुआ जिससे सारिफीन की जेबों पर 300 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। करीबन अगर कैलकुलेट किया जाए तो 4 रुपये 31 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी हुई है। सबसे पहले 10 फरवरी को इजाफा हुआ था फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस की मद में और दिसंबर का फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस था जिसकी मद में 1 रुपये 53 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी हुई। 11 फरवरी को IMF से मुआहिदा बहाल होने पर नेपरा ने 83 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी की और ये पूरे साल के लिए कर दी गई। और फिर इसके साथ साथ अगले ही दिन 12 फरवरी को बेसिक यूनिट में इजाफा किया गया और ये इजाफा 1 रुपया 95 पैसे किया गया, जो बुनियादी टैरिफ ही बढ़ा दिया गया। और आवाम की पहुंच से बिजली तो दूर होती ही जा रही है और हर 15 दिन के बाद जो पेट्रोल बम गिराया जाता है, इस दफ़ा भी ओगरा की जो समरी भिजवाई गई उसके मुताबिक 16 रुपये इजाफे की समरी दी गई है। और आपको बताया पता है क्या जाएगा, देखिए समरी आई थी 16 रुपये की, हमने 3 से 4 या 5 रुपये जितना भी इजाफा होगा वो बढ़ा दिया गया और हमने आवाम को 10 रुपये का रिलीफ दिया और कीमतें नहीं बढ़ाई। ये धोखा हर महीने हर 15 दिन के बाद दिया जाता है। पहले हुआ करता था कि यकम से यकम तक पेट्रोल की कीमतें रिवाइज होती थी, अब 15 दिन के बाद होना शुरू हो गई। उसका फायदा किसको हो रहा है?
कुछ समझ नहीं आती। और फिर बात की जाती है माफियाज की। ये वही माफियाज हैं जो स्ट्रांग से स्ट्रांग होते जा रहे हैं, लेकिन हालात बेहतर नहीं हो रहे। और ऐसे में मैं सुई गैस को पीछे क्यों छोड़ूं? गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ और मुसलसल इजाफा हो रहा है। और अब जैसे जैसे गैस की फराहमी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, प्रेशर बहाल हो जाएगा, वैसे ही गैस की कीमतें जब बढ़ेंगी तो आवाम की पहुंच से वो भी दूर हो जाएगी। इस तमाम सिनेरियो पर बात करेंगे। इसके बावजूद ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट दुरुस्त सिमत में जा रही है और आवाम की फलाह के लिए सोच रही है और रियासत मदीना का दावा किया जाता है। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब मौजूद हैं। उनसे समझ लेते हैं ये फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसके काउंटर में हमें आर्ग्यूमेंट्स तो ये दिए जाते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस के कंपैरिजन में पेट्रोल भी महंगा होगा, आईपीपीस के मुआहदों का असर 2 से 3 साल में होगा, लेकिन बिजली की कीमतें अभी बढ़ना है और नागुज़ीर है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सो उन्हीं से जान लेते हैं, वो शायद हमें बेहतर अंदाज में संभाल दें और समझा भी दें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये नंबर गेम ना मुझे समझ आ रही है ना आम आदमी को समझ आ रही है। हमें सिर्फ ये समझ आ रही है कि इस दफा बिजली का बिल टका कर आएगा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो फिर बाकी चीजें जिसका इम्पैक्ट पेट्रोल की प्राइसेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो चाहे सब्जियों की कीमतें हों, फलों की कीमतें हों, मुसलसल इजाफा उनके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तो गरीब आदमी तो बेचारा भूल जाए कि उसने 2 वक्त की रोटी भी पूरी करनी है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये कौमी अलमिया है, हमारा ट्रेजेडी है हमारी, कि एक ऐसे वक्त में जब मुल्क को, मईशत को, आवाम को कोविड-19 की तबाहकारियों का सामना है जी। तो हमारी हुकूमत इन तबाहकारियों के असरात आवाम पर कम करने के बजाय ताकतवर तबकों को, माफिया को, अशराफिया को, जो भी आप उनको कह लें, जायज और नाजायज मराहत दे रही है। इन मराहत को देने के लिए चाहे उसको कानून नया बनाना पड़े या कानून तोड़ना पड़े, हुकूमत और इदारे ढिठाई के साथ कानून तोड़ कर भी इन लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं और अवाम को कुचल रहे हैं, कानून तोड़कर, और मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं कुछ आदाद व शुमार से पहले अगर आपको ये बताऊं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अभी चंद हफ्ते पहले जो रिपोर्ट दी है, उसका एक जुमला मैं आपको बताऊं तो हमें शर्म आनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि कोविड-19 की वबा के दौरान भी हुकूमतों ने, या जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास इख्तियारात हैं, जिनके पास खजाने की कुंजी है, उन्होंने अपने मुफाद में फैसले किए हैं और जो मुतासरीन है वबा के, उनके मुफाद में फैसले नहीं किए। ये उनके अल्फाज हैं। इससे पहले 1 साल पहले उन्होंने ये कहा था कि भाई सियासत में पैसों का असर रसूख आ गया है और फैसले और वसाइल अशराफिया के मुफाद में इस्तेमाल होते हैं और मुनसफाना तरीके से अवाम को बजट में नहीं दिए जाते जी। अब ये तो वो हकायक हैं। अब आपने चूंकि कहा है कि आदाद व शुमार, तो मैं आपको बता दूं कि पेट्रोलियम में अगर मैं कहूं कि हुकूमत 25 से 30 रुपए लीटर भत्ता ले रही है, भत्ता इसको मैं कहता हूँ। आप टैक्स नहीं कह रहे, आप इसको भत्ता कह रहे हैं। भत्ता है, ये भत्ता ही है। और इसकी वजह यह है कि एक तो ये सूबों को नहीं जाता, जब इनको कीमतें बढ़ानी होती हैं तो इस भत्ते की अगर मैं आपको फिगर दूं कि माली साल 2018 में जो हुकूमत ने भत्ता लिया था या पेट्रोलियम लेवी ली थी, वो 180 अरब रुपया था। इस साल ये भत्ते की रकम 450 अरब रुपया हदफ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पेट्रोलियम लेवी को इतना क्यों बढ़ाया जा रहा है? इसकी आपको वजह बता दूं। अब से चंद माह पहले पेट्रोलियम लेवी पर 10 रुपए लीटर जो है वो लिया जाता था, जिसको मैं भत्ता कह रहा हूँ। 10 रुपए लीटर पेट्रोलियम लेवी था। इस वक्त ये 22 रुपए है और अब जो इजाफा करेंगे तो ये मजीद बढ़ जाएगा। 30 रुपए तक बढ़ाने की गुंजाइश है। नंबर 1 बिल्कुल वाज़ेह है। दूसरा ये कि अगर आप जनवरी 19 में चले जाएं इसी हुकूमत के दौर में, तो जो पेट्रोलियम लेवी पर जनरल सेल्स टैक्स है वो पेट्रोल पर वो 0.5% एंड अबव था। आज उस पर 17% कर दिया है इन्होंने, 17%। तो मैंने जो कैलकुलेशंस की हैं उसके मुताबिक अगर ये मराद आवाम को ना भी दें पेट्रोल पर, सिर्फ अपने इंतखाबी वायदों पर अमल करें, मराद बिल्कुल ना दें, तो जो मराद जो है कोविड की वजह से देनी चाहिए वो ना भी दें, सिर्फ अपने इंतखाबी वायदों पर अमल करें, तो आज की तारीख में पेट्रोलियम मसनूआत में 30 रुपया लीटर कमी की गुंजाइश है। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि फी लीटर 30 रुपीज कम हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट अपनी मराद कम कर दे? नहीं, ये नहीं कहा मैंने कहा कि अगर सिर्फ अपने इंतखाबी वायदे पर अमल करें, अगर आवाम को मराद दे तो वो रकम बढ़ जाएगी। मैं कहता हूँ आवाम को मराद एक ढेले की भी ना दें, आप
जो इंतखाबात से पहले आपने वायदे किए थे, अपनी एक 14 नुकाते हिकमत अमली दी थी तवानाई के शोबे में, टैक्सेशन के शोबे में, सिर्फ उस वायदे पर अमल कर लें, उस पर इनहराफ ना करें, मराद बिल्कुल ना दे, तो 30 रुपया फी लीटर आज कम हो सकता है। अगर वो ये कम नहीं कर रहे, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले उनसे रिकमेंडेशंस ले ली, आप कहेंगे जी उन्होंने तो ज्यादा कहा था, हमने कम किया। और ये हमेशा हो रहा है ना, आपने भी देखा है डॉक्टर साहब, कहा जाता है 8 रुपए 10 रुपए इजाफे की समरी आई, हमने 2 रुपए 3 रुपए बढ़ा दिया। वो 2 रुपए 3 रुपए भुलाने के लिए एहसान करते हैं कि देखें जी हमने पूरी जितनी समरी आई उतना इजाफा नहीं किया, कम किया। लेकिन मुझे एक जरा आम अल्फाज में समझा दीजिए डॉक्टर साहब, आपकी पूरी कैलकुलेशंस के मुताबिक फी लीटर पेट्रोल में एक्चुअल प्राइस कितनी है, और लेवी प्लस टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस जिस तरह से भी जिस भी मद में पेट्रोल में डाले जाते हैं, वो टोटल अमाउंट कितनी बनती है? देखिए 25 से 30 रुपए लीटर तो मैंने बताया ना पेट्रोलियम लेवी है, 25 से 30 रुपए तक पेट्रोलियम लेवी है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये भत्ता है, मैं आपसे बता रहा हूँ, और ये इसमें सूबों को हिस्सा भी नहीं जाता, ये वफाक अपने पास रख लेता है। दूसरा, ये 17% GST है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप 5% कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं, कस्टम ड्यूटी है, वो चलिए ले लें आप, डीलर्स मार्जिन है वो भी ले लें, लेकिन कम से कम जनरल सेल्स टैक्स को 17% से कम करके 5% पर लेकर आए। और ये वायदा हुकूमत कर चुकी थी, ये इशरत हुसैन साहब जो आज भी हुकूमत में है, उन्होंने 2005 में भी वो थे, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अगर हम टैक्स की चोरी रोक ले तो पेट्रोलियम लेवी सिफर हो जाएगा, जो आज 210-15 रुपए था, 30 रुपए हो गया, और GST जो है वो 5% पर आ जाएगा। अब आपने वो बढ़ाते चले जा रहे हैं टैक्सेस, तो टैक्स की चोरी रोकने के बजाय आप टैक्स की चोरी बढ़ा रहे हैं, कानून से उनको मराद दे रहे हैं। तो ये वो खेल है जो हुकूमत अपनी कौम के साथ, अपनी मईशत के साथ खेल रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा के, GST को बढ़ा के, और जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हुकूमत अपना GST भी बढ़ा देती है। आप उसको डेफिनेटली वो तो बढ़ेगी, और ये बात किसी को समझ नहीं आती है कि आप जवाब में ये कह देते हैं इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ रही हैं जिसकी वजह से हम इजाफा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब बेसिक ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो GST 17% जिसका आप जिक्र कर रहे हैं डेफिनेटली वो भी बढ़ेगा, तो टैक्स भी बढ़ गया आवाम का, बेसिक कीमत भी बढ़ गई, और बोझ सिर्फ आवाम के ऊपर पड़ा। अब ये कहिएगा, और एग्जैक्टली कैपिटल में भी, अब ये कहिएगा डॉक्टर साहब, जैसे हम जिक्र कर रहे हैं पेट्रोल की कीमतों पर, वहीं पर बिजली की कीमतें डिस्कस करना भी बड़ा जरूरी है। बहुत शोर मचाया हुकूमत ने, IPPs के मुआहदे रिवाइज हो गए जो कि पॉसिबल ही नहीं था। ये गवर्नमेंट का क्रेडिट है कि हमने उसको रिवाइज करके अपने मुताबिक चेंज कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है जी, बिजली सस्ती होने वाली है। वो एक हफ्ते में 3 दफा तोहफा दिया गया और बिजली महंगी कर दी गई। ये IPPs के मुआहदों के बाद कुछ ज्यादा इजाफा नहीं होना शुरू हो गया? मुझे तो लग रहा है ये उल्टा पड़ गया है। देखिए ऐसा है, मैं आपसे बता दूं कि इंतखाबात से चंद हफ्ते पहले जो इन्होंने हिकमत अमली का ऐलान किया था हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ ने, जिसके बुनियाद पर वो इलेक्शन जीते हैं, अगर वो उस पर अमल नहीं करते तो फिर जो इनको वोट मिला था उनको इक़्तिदार पर रहने का हक ही नहीं पहुंचता, क्योंकि लोगों ने तो उस वायदे को वोट दिया था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि तवानाई के शोबे में हम हंगामी बुनियाद पर इस्लाहात लाएंगे, इमरजेंसी बेसिस पर। बिल्कुल सही। और उन वजूहात को दूर करेंगे, बड़ा आम जुमला मैं आपको बता रहा हूँ, हम उन वजूहात को तेजी से दूर करेंगे जिनकी वजह से सर्कुलर डेट पैदा होता है, और सर्कुलर डेट की वजह से फिर कीमतें बढ़ती हैं। तो जब उन्होंने तेजी से दूर करना था उन वजूहात को, वो कैसे किया कि उस पर जब ये इक़्तिदार में आए तो 1200 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था, आज ये 2400 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है। तो इन्होंने वजूहात दूर तो नहीं की, तो दुगना कर दिया, 1200 अरब से 2400 अरब कर दिया। उन्होंने ये कहा था जी हम लाइन इस्लाहात करेंगे, लाइन लॉसेस कम करेंगे, बिजली की चोरी रोकेंगे, और ये जो जनरेशन पावर कंपनीज हैं उसके बोर्ड में जो है मेरिट पर तकर्रुरियां करेंगे, कुछ भी नहीं किया। और 30 महीने के बाद उन्होंने तस्लीम किया है कि हमने वो इस्लाहात नहीं लाई। बिल्कुल, आपने लाइन लॉसेस का जिक्र किया, यहाँ पर तो बेसिक ट्रांसमिशन लाइंस को तब्दील नहीं किया गया कि उससे लाइन लॉसेस हों, तो जो फिर डिफरेंट डिस्कोज में लाइन लॉसेस होते हैं, डिफरेंट एरियाज और डिवीजन में होते हैं, तो वो तो फिर आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया ना। और फिर जब बिजली चोरी होती है तो उसका बोझ भी सारिफीन पर डाला जाता है। बीच में एक टाइम ऐसा आया था कि लाइन लॉसेस के चार्जेस सारिफीन से नहीं लिए जाएंगे, लेकिन वो भी बड़ा मुख्तसरन था। शायद साहब, एक यूनिट जो 14 रुपए 38 पैसे बनता है वो बढ़कर 16 रुपए 33 पैसे हो गया, और फिर जब स्लैब चेंज होती है तो ये इजाफा जो है वो डिफरेंट हो जाता है। पी कार्ड्स और नॉन पी कार्ड्स का अलग सिनेरियो है।
इनएविटेबल है कि आप जो है वो आवाम को रिलीफ दें। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? आपने सर्कुलर डेट का जिक्र कर दिया और लोग आपको फिर नेगेटिव इकोनॉमिस्ट कहते हैं, आपने उसका जिक्र क्यों नहीं किया कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में है और हमने उस पर तालियां बजानी है? देखिए ऐसा है, अगर आपको याद हो, आपसे 2-2.5 महीने पहले मैंने आपसे ये कहा था जी कि ये जो मुस्बित है ये नहीं रहेगा। ये मुझे याद है आपकी ये बात है। और आपको पता है कि दिसंबर में ये मनफी हो चुका है, रिकॉर्ड पर है। स्टेट बैंक ने, हुकूमत ने तस्लीम किया है कि ये मनफी हो गया है दिसंबर में, और आने वाले महीनों में ये $600 मिलियन का फर्क पड़ा है, और आप देखेंगे कि जून तक ये मनफी होता चला जाएगा। वो एक चीज ठीक करने के लिए वो 3 चीजें खराब करते हैं, तो जब एक उसको ठीक करते हैं तो दूसरा खराब हो जाता है। इसलिए कि ये इस्लाहात नहीं ला रहे, वो खेल, अब वो जमाना गुजर गया जब ये सरप्लस था, अब ये मंफी शुरू होना शुरू हो गया है। इसलिए कि अब मईशत को जो है ना, आपने देखा कि रिकवरी का जोन चल रहा है, तो जब आप इस्लाहात नहीं करेंगे तो फिर वो मनफी तो हो जाएगा। मेरा ख्याल है इस साल जो है 1% मनफी रहेगा जीडीपी का, और दिसंबर में मनफी हो चुका है, तो वो बात अब आप भूल जाइए मनफी की। अच्छा, वो मनफी की बात भूल जाइए। आपने कहा कि ग्राफ डाउन जा रहा है और आपकी बात ऑन रिकॉर्ड है, और यकीन जानिए मैंने वो क्लिप संभाल कर रखा हुआ है कि जैसे ही बजट स्टार्ट होगा, आपने कहा उसके दौरान उस वक्त तक हम नेगेटिव में रहेंगे, विच वॉज एन अ गुड थिंग। आपने बड़े हैवी हार्ट से बोला, क्योंकि ऑब्वियसली ओवरऑल तो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा होता है और पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन होती है, बट आपने फिगर्स बड़े स्ट्रेट रखे थे इसके ऊपर। अब ये कहिएगा कि आपने कहा वो तो मनफी हो गया, हमारी जीडीपी जो माइनस से थोड़ा प्लस में आ गई थी एंड इट फॉल्स अराउंड 1, वो भी नेगेटिव में चली जाएगी। आप कह रहे हैं कि इस्लाहात और सुकून नहीं है किसी भी सेक्टर में। टेक्सटाइल के अंदर वो कहते हैं हमारे पास गुड न्यूज़ है, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा मराद दी और कोशिश की है कि उसको बूस्ट मिल सके। क्या वो चीज़ें काफ़ी नहीं होंगी? देखिए, पहले तो उन्होंने जो तामीराती शोबे को जो दिया है, उसका सबसे बड़ा खेल ये है कि उसमें ये कहा है कि जी आप चोरी का, रिश्वत का, ड्रग का पैसा वहाँ लगा दें। ये तो इतने ब्रूटल ना हो डॉक्टर साहब। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम पूछेंगे नहीं, एमनेस्टी स्कीम है, या आप पैसा लगा दें तो आपसे पूछगिछ नहीं होगी। इतना ओपनली, इतना ब्रूटल हो के कमेंट ना कीजिए। नहीं, मैं देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरे पास लॉ की डिग्री है और मैं कानून के अंदर रह के बात कर रहा हूँ। जब आप किसी को ये कहते हैं कि आप वहाँ पैसा लगा दें, हम नहीं पूछेंगे, इसका मतलब ये मेरे पास चोरी का पैसा है, मेरे पास स्मगलिंग का पैसा है, मैंने वहाँ लगा दिया। प्रॉपर्टी में कई हजार अरब रुपए का चोरी का पैसा लगा हुआ है बड़े बड़े शहरों में, कई हजार अरब रुपए का। लेकिन ये आज से तो नहीं है ना, फिर ये एमनेस्टी स्कीम्स तो नून लीग के दौर में भी थी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी थी। नहीं, देखिए मेरी बात सुन लें, जब पीपल्स पार्टी इस हुकूमत के दौर में जो आई है प्रॉपर्टी में, वो आई है 1.5% पर इन्होंने प्रॉपर्टी में को माफी दी है, 1.5% अदायगी पर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान की तारीख में अगर हुकूमत चैलेंज करना चाहे तो कर दे, मैं तो स्टेटमेंट दे रहा हूँ जी। दुनिया की तारीख में, पूरी दुनिया में और पाकिस्तान की तारीख में कभी भी 1.5% टैक्स की अदायगी पर प्रॉपर्टी जो चोरी के पैसे से बनाई गई थी उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। सही। एक आदमी ईमानदारी से जो कमाता है तनख्वाह में, वो अपने पैसे बैंक में रख देता है, टैक्स देने के बाद उसके मुनाफे पर 15% टैक्स है। जो आप बैंक में सेविंग करते हैं अपनी तनख्वाह देने, टैक्स देने के बाद उस पर 15%, और जिसने बिल्डिंग चोरी के पैसे से बना ली उस पर 1.5%। तो ये तो है ना। अब इन्होंने ये किया कि उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो अब बहुत से लोग जिनके पास चोरी का पैसा था वो इस फील्ड में आ गए हैं। मैं किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को इल्जाम नहीं दे रहा, जो चोर लोग थे, स्मगलर थे, वो इस पे कूद पड़े हैं और वो आके इससे फायदा उठा रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि फाइनेंशियल एनआरओ और क्या होता है। आप ये कहते हैं कि हम नहीं पूछेंगे पैसा कहाँ से आया, तो जो चोरी का पैसा था लग गया, इसमें कोई गलत फहमी नहीं है। हमें है इसका कायदे को बरात देने का सिलसिला बंद करना होगा। शाहिद साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अपनी स्टेटमेंट के खुद जिम्मेदार हैं, मैं इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं ले रही, क्योंकि जो आपने एनआरओ वाली लाइन बोल दी ना, वो तो हमारे कप्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, और वो अपनी हर स्टेटमेंट में, हर खिताब में कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो वो नहीं पसंद करने वाले। एक जुमला मैं दोबारा बोल दूं जी, एक दोबारा बोल दूं। इन्होंने जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम लेकर आए थे 2019 में, वो फाइनेंशियल एनआरओ था। इसलिए कि जब एनआरओ कोई आदमी जो है टैक्स एमनेस्टी अवेल करता है तो क्या कहता है, मैं चोर हूँ और मेरे पास ये चोरी का पैसा, इसको आप माफ कर दें, आप 1.5% ले लें, 2% ले लें, तो और एनआरओ क्या होता है। आपने एनआरओ दिया है
ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है, आप जिम्मेदार हैं, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रही और मैं कुछ नहीं कह रही। लेकिन डॉक्टर साहब जाते जाते सिर्फ ये कह दीजिएगा कि क्या आवाम के पास उम्मीद के लिए कुछ बचा है? क्या हम आने वाले वक्त में कोई आस लगाकर बैठें कि हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखिए, मैं आपसे एक जुमला कह दूं, फिर वो कहेंगे। जब 1200 से 1400 अरब रुपए, 2400 अरब आपका सर्कुलर डेट हो गया जी, तो अब जो ये IPP से मुआहदे कर रहे हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे, उसका फायदा आवाम को नहीं मिलेगा। इसलिए कि वो तो आने वाले वक्त में मिलना था और ये आपके इस्लाहात आप कर नहीं रहे हैं। अगर हम इस्लाहात कर लें, वो इस्लाहात कर ले जो इन्होंने वायदा किया था तहरीक इंसाफ ने, तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी। 30 रुपए लीटर पेट्रोल कम हो जाएगा, बिजली के नर्स कम होंगे, GST कम होगा। और अगर वो इस्लाहात नहीं करते जो कि नजर नहीं आ रही, तो आवाम को 2030 तक मुझे अब लगता नहीं होता कि पाकिस्तान की मईशत में कोई बेहतरी आएगी। 2030 तक आपने कहा कि लगता नहीं है कि मईशत में कुछ बेहतरी आएगी। अगर गवर्नमेंट रिफॉर्म्स कर दे और इस्लाहात कर दे जिसका वादा किया था तो ही हालात बेहतर होंगे। लेकिन मुझे बड़ा ये फैंटेसी वर्ल्ड लग रहा है जिसमें पेट्रोल 30 रुपये सस्ता हो जाए। अभी तो महंगी होने की बात की जा रही है, 16 रुपये समरी है, देखें 6-7 रुपये इजाफा करते हैं या 3-4 रुपये, इजाफा तो इजाफा है और आवाम पर उसका इजाफी बोझ तो पड़ेगा ही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इसी के हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरी एसोसिएट प्रोड्यूसर ने निकाली है और मुझे लगा कि वो मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि फेस मास्क का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ आपको कोविड से नहीं बचाता बल्कि इसके कुछ मजीद फ़ायदे सामने आ गए हैं। और वो फ़ायदे इसलिए भी सामने आए हैं ताकि आवाम को हम थोड़ी सी लालच दे सकें कि आपका देखिए कितना फ़ायदा हो रहा है मास्क पहनने से, तो मास्क का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। और इसका जो फ़ायदा है पहला वो ये है कि मास्क पहनने से जो नमी पैदा होती है उससे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेहतरी आती है। और वो लोग जिनको साइनस का प्रॉब्लम है, जिनको सांस की तकलीफ है या जिनको फ्लू बहुत ज़्यादा रहता है, उनके लिए ये बेहतर है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ एक और रिसर्च भी सामने आई है जिसमें कोविड-19 से जो मुतासर होने पर लोगों में बीमारी की शिद्दत ज़्यादा नहीं होती है। वो इसी वजह से है कि अगर आप अपना मास्क इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके ऊपर जो कोविड का इम्पैक्ट है वो कम होगा। इसके साथ साथ कुव्वती जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है उसके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होता है। और फिर जो पोल्यूशन है वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं जा पाती। आप सांस लेते हैं तो वो जो पोल्यूटेड एयर है वो आपके लंग्स को या आपकी बॉडी को उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं करती है, ये रिसर्च में भी कहा गया है। इसके अलावा एक ऐसा मैकेनिज़्म जो है वो मुतहरिक होता है जिसमें आपके जो नुकसानदेह अज्जा हैं जो आपके फेफड़ों तक पहुंचते हैं वो नहीं पहुंच पाते। तो आई थिंक इट्स बेस्ट दैट इफ़ यू यूज़ मास्क। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, पंजाब में और लाहौर में जहां पर स्मॉग का ख़तरा मुसलसल मौजूद है और मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में भी गुज़श्ता हफ्ते लाहौर का नंबर रहा और अभी भी ये एग्जिस्ट कर रहा है कि जो आपको फॉग नज़र आती है, इट्स नॉट जस्ट फॉग, इसमें स्मोक का एलिमेंट भी है, इसमें पोल्यूशन का एलिमेंट भी है, तो दैट मेक्स इट स्मॉग, जिससे बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। इसी के साथ आपको लिए चलेंगे शहर कायद, जहां से आपको एक खबर जो है वो देंगे कि 24 साल के तवील वक्फे के दौरान जदीद तरीन फायर टेंडर्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं और इसमें जो हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुआविन और मददगार साबित होंगे। हमेशा सवाल किया जाता है और पंजाब की रेस्क्यू 1112 की तारीफ की जाती है कि रेप्लिकेट क्यों नहीं किया जाता, ऐसे प्रोजेक्ट्स को सिंध में ओनरशिप क्यों नहीं ली जाती ऐसे प्रोजेक्ट्स की, ताकि वहां पर बर वक्त कार्रवाई के साथ रेस्क्यू किया जा सके मुख्तलिफ मकामात पर। खासतौर पर फायर इंसिडेंट्स जो गुज़श्ता कई सालों से कराची में मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें प्रोफेशनल टेक्निक्स की ज़रूरत भी है, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत भी है और एक्सपर्टीज़ की भी ज़रूरत है। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं हसन अब्बास, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे और उनसे जानते हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हसन आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। चलिए फिर ये अच्छे से मंसूबे के बारे में बता दीजिए। 24 साल के बाद सुनवाई हुई, मैं तो कहूँगी कि इट्स अ गुड स्टेप टुवर्ड्स बेटर डेवलपमेंट कि कराची में भी अब सोचा जा रहा है और बाकायदा इसका टेंडर जो है वो मिल गया है, जदीद तरीन फायर टेंडर्स। बिल्कुल, आपने जो है वो जिक्र किया फायर टेंडर्स के हवाले से, इक्विपमेंट के हवाले से, तमाम तर चीज़ों के हवाले से, लेकिन आप एक चीज़ भूल गई कि इन फायर टेंडर्स को चलाने के लिए ड्राइवर्स की ज़रूरत है और KMC के पास वो ड्राइवर्स मौजूद नहीं है।
तो तकरीबन जो है कल गवर्नर हाउस के अंदर जो तकरीब हुई उसके अंदर 26 के करीब जो फायर टेंडर्स हैं वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को दिए गए और उसके अलावा जो है वो दीगर फायर टेंडर्स जो थे वो इंडस्ट्रियल जोन्स को दिए गए, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस को दिए गए, उसके अलावा पोर्ट कासिम को दिए गए, केपीटी को दिए गए हैं, 2 फायर टेंडर्स जो हैं वो रेंजर्स को दिए गए हैं। अच्छा, तमाम तर जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस को जो फायर टेंडर्स दिए गए हैं, सैलानी को दिए गए हैं, रेंजर्स को वो पब्लिक पार्टनरशिप के तहत दिए गए हैं। ये फायर टेंडर्स की मेंटेनेंस जो है वो खुद करेंगे, उसकी देखभाल वो लोग करेंगे और जो भी उसकी जगह होगी फायर स्टेशन। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये टेंडर्स तो जारी कर दिए गए हैं, टाइम कितना लगेगा एक्चुअली प्रैक्टिकली इसके ऊपर जब इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू होगा, टेंडर्स पास होंगे, उसके बाद ये ऑन ग्राउंड अवेलेबल भी होगा, कितना टाइम फ्रेम दिया जा रहा है? देखिए, अब इसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दी गई है फायर टेंडर्स की जी, और अब जो है वो उनकी बाकायदा तौर पर जैसे सबसे ज्यादा फायर टेंडर जो हैं वो दिए गए हैं केएमसी को, क्योंकि फायर ब्रिगेड का महकमा जो है वो अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ केएमसी आता है। बिल्कुल ठीक है जी, और थैंक यू सो मच हसन फॉर बीइंग विद अस, और ये तमाम अपडेट्स आप हम तक पहुंचा रहे थे। इसके साथ साथ आपको एक और अपडेट भी, जी हाँ, चोलिस्तान में जो जीप रैली है उस हवाले से आपको अपडेट देनी है। बड़ी जबरदस्त कॉम्पिटिशन्स रहे और अभी जो प्रीपेड कैटेगरी थी उसमें साहबजादा सुल्तान ने मैदान मार लिया और 3 घंटे 18 मिनट में फासला तय किया। दिफाई चैंपियन मीर नादर मक्सी 3 घंटे 22 मिनट में पहुंचे और तकरीबन 4 मिनट का कोई फर्क पड़ा, और जाफर मक्सी जो हैं उनका तीसरा नंबर रहा। सो इंटरेस्टिंग कंपटीशन, और ये 4 रोज़ा जो रैली है आज उसका आखिरी रोज़ है और फाइनल राउंड मुकम्मल कर लिया गया है। इसमें ट्रैक पे मुकम्मल हुआ, इसके साथ साथ वहाँ पर जो सकाफती मेले का इनेकाद किया गया है वो भी चल रहा है, पैराग्लाइडिंग के मुकाबले भी हो रहे हैं। तो इस दफ़ा काफ़ी एक्साइटिंग था ये चोलिस्तान जीप रैली, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर जो है थोड़ी लिमिटेड एक्टिविटीज़ भी थी कोविड की वजह से, और कोविड की वजह से जहाँ पर बहुत सी चीज़ें मुतासर हुई हैं वहीं पर हम लिमिटेड अपने रिसोर्सेज के साथ सिचुएशन को बेहतर करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कोविड की हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको ओवरऑल मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से भी बताती चलूँ कि गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड के हवाले से 26 अफराद इंतकाल कर गए हैं और 1048 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के 32,019 टेस्ट किए गए और हलाकतों की टोटल तादाद जो है वो अब तक 12,333 हो चुकी है और इसके साथ साथ मजमूई केसेस जो हैं वो 5,64,077 पर पहुंच गए हैं। तो कोविड का ग्राफ डाउन तो हुआ ही है, पेशेंट्स की तादाद में कमी वाक़ई हुई है, लेकिन हमने अपने आप को बचा कर रखना है, एहतियात का दामन नहीं छोड़ना, और वो सिर्फ पॉसिबल है फेस मास्क का इस्तेमाल करना है, हाथों को बार बार धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। अनटिल और अनलेस 70% ऑफ द पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड नहीं हो जाती, और इवन वैक्सीन के बाद भी जब तक हम पूरी तरह इस पर काबू नहीं पा सकते, हम कोरोना से बचने के लिए सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं जिसको फॉलो करके अपने आप को और अपने प्यारों को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ वैक्सीन की डिफरेंट खेप जो है वो पहुंच रही है मुल्क में, जिसमें चाइना से भी है, रशिया से भी है, बरतानिया से भी है, और अब फाइजर वैक्सीन के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं कि उसके ऊपर भी काम कर रही है गवर्नमेंट मेक श्योर कर रही है कि सिस्टम में वैक्सीन को लाया जाए और 70% पॉपुलेशन को हम फराहम कर दें, लेकिन हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करनी है इन तमाम SOPs को फॉलो करते हुए। इसी के साथ आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। 24 न्यूज़, बाखबर 24